सभी को नमस्कार। ज्योग्राफिकल पिवट पर आप सभी का स्वागत। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो है मर्केटर प्रोजेक्शन, मर्केटर प्रक्षेप। हम जानते हैं कि ये एक बेलनाकार प्रक्षेप है, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन है। इसकी रचना 1569 में डच कार्टोग्राफर मर्केटर ने की थी और उनके नाम से ही ये प्रक्षेप जो है मर्केटर प्रक्षेप के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्षेप में 1599 में एडवर्ड राइट ने संशोधन प्रस्तुत किए थे। आज हम जिस प्रक्षेप की चर्चा करेंगे वो वही संशोधित रूप है। मर्केटर प्रक्षेप जो है हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए किस समय आया। 1569 ये वो दौर था जब हमारे समुद्री यातायात में एक क्रांति जैसी देखने को मिल रही थी। उसमें काफ़ी प्रगति हो रही थी, हमारे वेसल्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हो चुके थे। लेकिन फिर भी हमारे नाविकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी और वो ये थी कि उनके पास में कोई शुद्ध दिशा वाला प्रक्षेप नहीं था। इससे उनकी यात्राएं और ज़्यादा कठिन हो जाती थी। मर्केटर प्रक्षेप इस वैक्यूम को भरता है, ठीक है, और एक सदिश प्रक्षेप के रूप में एक विकल्प प्रस्तुत करता है। यही कारण था कि ये प्रक्षेप बहुत तेजी से प्रसिद्धि पाता है और इस प्रक्षेप का दबदबा 3 से 4 शताब्दियों तक बना रहता है, ठीक है। तो ये प्रक्षेप जो है ये 2 प्रॉपर्टीज रखता है। एक कि ये एक समाकृतिक प्रक्षेप है, ये ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन है। उसके साथ साथ ये सदिश प्रक्षेप है, सही दिशा वाला प्रक्षेप है, अर्थात ये एक एजिमुथल प्रोजेक्शन है। हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि इसमें ये समाकृतिक का गुण कैसे आता है और साथ साथ में हम इस चीज को भी देखेंगे कि इसमें ये सदिश जो है सही दिशा का गुण ये कैसे आता है और इन दोनों गुणों के कारण इस प्रक्षेप के उपयोग किन किन क्षेत्रों में किए जा सकते हैं, हम उस पर काफी डिटेल में आज के लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री से और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस प्रक्षेप को बनाने वाले जो विद्वान हैं वो एक डच कार्टोग्राफर थे, ठीक है, जिनका नाम था गेरहार्ड क्रामर, ठीक है। लातिन भाषा में हम इनको गेरार्डस मर्केटर के रूप में जानते हैं या पुकारते हैं। कब आता है ये प्रक्षेप? 1569 में ये प्रोजेक्शन आता है और आते ही इस प्रोजेक्शन की जो प्रसिद्धि है वो देखते ही बनती है, क्योंकि यह एक सही दिशा वाला, शुद्ध दिशा वाला प्रक्षेप है। और 1599 में इस प्रक्षेप में मॉडिफिकेशन देते हैं एडवर्ड राइट और इन मॉडिफिकेशंस के बाद में इसका थोड़ा और सुधरा हुआ रूप हमारे सामने आता है। आज हम जिस प्रोजेक्शन को पढ़ते हैं मर्केटर प्रक्षेप के रूप में, ये यही संशोधित रूप है इसका, लेकिन आज भी इसे हम मर्केटर प्रोजेक्शन के रूप में ही जानते हैं, उसी रूप में हम इसको पुकारते हैं, ठीक है। अब देखो ये आया कब, इस प्रक्षेप के बारे में आप एक बात ध्यान रखिए, ये आ रहा है 1569 में। जैसा कि मैंने आपको अभी भी कहा था कि ये वो दौर था जब हमारे जो महासागरों और सागरों में यात्राएं करने वाले जो हमारे यान हुआ करते थे, जहाज हुआ करते थे, उनमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ चुका था, है ना। वो काफ़ी उनमें सुधार आ गया था, लंबी लंबी यात्राएं संभव हुई थी। लेकिन नाविक जब खुले और अज्ञात समुद्रों और महासागरों में यात्राएं करते थे तो उनके सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई जो है या एक बहुत बड़ी चुनौती देखने को मिलती थी, और वो ये मिलती थी कि उनके पास में कोई भी सही दिशा वाला मानचित्र नहीं था। और सही दिशा वाला मानचित्र नहीं होने के कारण उनको अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा चुनौतियां उनके सामने खड़ी हो जाती थी। मर्केटर इसी कमी को भरता है और मर्केटर जो है वो नौ संचालन को सुविधाजनक बनाता है, नौ संचालन की दिशा में क्रांति लेकर आता है।
अब देखिए, मर्केटर प्रक्षेप के बारे में जब हम बात करें, हम जानते हैं कि ये एक बेलनाकार प्रक्षेप है और इस बेलनाकार प्रक्षेप में दो महत्वपूर्ण गुण हैं। एक आकृति संबंधी शुद्धता, है ना, दूसरा दिशा संबंधी शुद्धता। अब देखो, जो आकृति संबंधी शुद्धता होती है ना, ऐसे प्रक्षेप जिनमें शेप नहीं बिगड़ती, ध्यान रखना हम साइज की बात नहीं कर रहे हैं, हम आकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम आकृति की बात कर रहे हैं। यहां पर हमें क्लियर रहना है इस बात को लेकर, अभी मैं समझाऊंगा आपको। देखो, जब हम कह रहे हैं कि आकृति संबंधी शुद्धता थी, इसका मतलब यह समाकृतिक प्रक्षेप था, अंग्रेजी में हम कहेंगे ऑर्थोमॉर्फिक, ठीक है। और यह सदिश प्रक्षेप है। दिशा संबंधी शुद्धता इसके अंदर देखने को मिलती है, हम कहेंगे कि यह एजीमुथल प्रोजेक्शन है। क्या है ये? एजीमुथल प्रोजेक्शन है। ऐसे प्रोजेक्शनों में दिशा संबंधी शुद्धता बनी रहती है। क्लियर? और चूंकि ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है और समाकृतिक है, इसीलिए इसको बेलनाकार समाकृतिक प्रक्षेप के रूप में भी जाना जाता है ना। हम इसको सिलेंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन के रूप में भी हम पुकार सकते हैं, ठीक है। अब आप सबको पता है कि प्रक्षेप में हम त्रिविमीय पृथ्वी, अर्थात जो हमारी 3 डायमेंशनल अर्थ है, उसको 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर लेके आते हैं, द्विविमीय पटल के ऊपर हम उसको बनाते हैं, समतल पटल के ऊपर हम उसको बनाते हैं, जब हम एक मानचित्र के रूप में उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यदि हम साइज को मेंटेन करने की कोशिश करें, आकार को शुद्ध बनाए रखने की कोशिश करें, क्षेत्रफल को शुद्ध बनाए रखने की कोशिश करें, तो हमारी शेप बिगड़ जाती है ना, आकृति संबंधी विकृतियां आती हैं। तो यदि समक्षेत्रता का गुण होगा तो समाकृतिक का गुण नहीं होगा। यदि हमारा कोई भी प्रोजेक्शन इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है तो वो ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन नहीं हो सकता। ये दोनों गुण कभी भी एक साथ नहीं आते। आपने प्रक्षेप पढ़ते वक्त सुना होगा कि ऐसा कोई प्रक्षेप बना ही नहीं जिसमें जो 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, समक्षेत्रता इक्वल एरिया प्रॉपर्टी, समाकृतिक ऑर्थोमॉर्फिक प्रॉपर्टी, सदिश ट्रू डायरेक्शन प्रॉपर्टी या एजीमुथल प्रॉपर्टी, और ट्रू डिस्टेंस समदूरस्थता का गुण, ये 4 गुण जो हैं, ये चारों गुण किसी भी प्रक्षेप में नहीं पाए जाते। किसी भी प्रक्षेप में इन चारों गुणों में शुद्धता नहीं देखी जाती, ठीक है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। आप यदि आकृति शुद्ध रखोगे तो आकार बिगड़ेगा, आकार शुद्ध रखोगे तो आकृति बिगड़ेगी, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्रक्षेप हैं जिनमें ये चारों ही शुद्ध नहीं है, चारों शुद्ध नहीं है, फिर भी वो उपयोगी हैं, क्योंकि कुछ विशिष्ट गुण उनमें पाए जाते हैं। हम यूं कहें, जैसे गाल का प्रक्षेप है ना, जो गाल का त्रिविम प्रक्षेप है, या यूं कहें कि गाल स्टीरियोग्राफिक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, गाल के त्रिविम बेलनाकार प्रक्षेप में चारों गुणों में शुद्धता नहीं पाई जाती। ना तो वो समाकृतिक है, ना समक्षेत्र है, ना समदूरस्थ है, ना सदिश है, फिर भी वो कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो यहां जब हम देख रहे हैं कि ये समाकृतिक प्रक्षेप है, तो हमें यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें समक्षेत्रता का गुण हो ही नहीं सकता। क्लियर? अब देखिए, ये बेलनाकार प्रक्षेप है, तो बेलनाकार प्रक्षेप, अभी हम जब मर्केटर की रचना सीखेंगे तो हम कुछ चीजें यहां पहले ही क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रक्षेप आपको करना हो, सबसे पहले आप क्या करिए, आर की गणना करिए। अब ये आर क्या है, पहले ये समझने की जरूरत है। पूरी पृथ्वी जो है उसको उसी स्केल पर आप मानचित्र पे ड्रॉ कर सकते हो क्या? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा कागज या कपड़े का टुकड़ा हमारे पास में हो ही नहीं सकता। हम क्या करते हैं, वास्तविक पृथ्वी को एक छोटी पृथ्वी के रूप में रिड्यूस करते हैं किसी निश्चित स्केल के ऊपर, है ना। आप कोई भी सवाल पढ़ते हो तो उसके अंदर दिया हुआ रहता है ना कि इस आरएफ के ऊपर फला प्रोजेक्शन बनाइए,
तो वो जो RF है वो मापनी है, और वो ये बताती है हमें कि हमें वास्तविक पृथ्वी को कितना छोटा बनाना है हमारे प्रक्षेप के लिए, और उसी छोटी पृथ्वी को आप उस मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, प्रक्षेप पर बने मानचित्र पर दर्शाते हैं। वो जो छोटी पृथ्वी है ना, वो जो इमेजिनरी अर्थ है, वो जो पृथ्वी का लघुकृत गोला है, वो जो रिड्यूस्ड ग्लोब है, उसकी त्रिज्या है r। और किसी भी प्रोजेक्शन को जब आप करते हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको r की गणना करनी है, चाहे प्रोजेक्शन कोई भी हो, है ना। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है लघुकृत पृथ्वी का गोला है उसकी त्रिज्या निकालने की। r हम निकालते कैसे हैं? r निकालने के लिए हमारे पास जो सबसे सरल सूत्र है वो ये है कि आप पृथ्वी की जो त्रिज्या है, ठीक है, आप पृथ्वी की त्रिज्या जो है उसका वास्तविक माप ले लो, ठीक है, वास्तविक माप ले लो ऊपर, और यहां पर आप क्या करोगे, आपकी जो निरूपक भिन्न है ना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आप उसके हर को ले लीजिए, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर को ले लीजिए, तो आपकी लघुकृत पृथ्वी के गोले की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या कितनी है? यह है 63.5 करोड़ सेंटीमीटर। आप इसको 64 करोड़ सेंटीमीटर भी लिखा पाओगे किताबों में, ठीक है। यदि आप इसको इंच में लेते हैं तो वह है 25 करोड़ इंच। तो ऊपर वाली संख्या जो है वो नियत रहेगी, वो बदलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की जो एक्चुअल रेडियस है वो थोड़ी बदलेगी, वो तो जो है वो है। ये जो नीचे वाला मान है ये बदल सकता है। मान लीजिए कि आपको स्केल जो है वो दे दिया 1:, सपोज 30 करोड़, है ना, तो 1:30 करोड़ स्केल दिया है, तो यहां पर 30 करोड़ आ जाएगा, क्योंकि यहां निरूपक भिन्न का हर लेना है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो सबसे पहले आप r कैलकुलेट करोगे। जितने भी बेलनाकार प्रक्षेप हैं उन सारे बेलनाकार प्रक्षेपों में r निकालने के बाद हमारा जो अगला काम होता है वो होता है पृथ्वी की त्रिज्या निकालना, एंड दैट इज 2πr। अब आप 2πr में पाई का मान होता है 22/7, है ना, 2 × 22/7 × r जो आपने कैलकुलेट किया वो निकाल लीजिए। तो पृथ्वी की क्या आ जाएगी? पृथ्वी की परिधि आ जाएगी, और वो जो पृथ्वी की परिधि है वही हमारी इक्वेटर है, वही हमारी भूमध्य रेखा की लंबाई है। क्लियर? तो यहां हमें भूमध्य रेखा की लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। जब हम गाल प्रक्षेप करते हैं तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हम भूमध्य रेखा की लंबाई जो है, ठीक है, वो नहीं लेते मानक अक्षांश के रूप में, हम 45 डिग्री अक्षांश की जो लंबाई है उसको मानक अक्षांश के रूप में लेते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ गाल के त्रिविम प्रक्षेप को छोड़ दीजिए, बाकी सारे बेलनाकार प्रक्षेप में हम पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है उसकी वास्तविक लंबाई लेते हैं, अर्थात पृथ्वी की भूमध्य रेखा को हम बेलनाकार प्रक्षेप में उतना ही बड़ा दिखाते हैं जितनी बड़ी वो है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये 2πr लेंथ की लाइन खींच दी और ये हमारी भूमध्य रेखा है। क्लियर? सारे बेलनाकार प्रक्षेपों में हमें ऐसा करना है, ठीक है। गाल का मैंने छोड़ दिया क्योंकि गाल में हम क्या करते हैं, भूमध्य रेखा की बजाय 45 डिग्री अक्षांश को मानक अक्षांश के रूप में लेते हैं और भूमध्य रेखा को भी 45 डिग्री मानक अक्षांश के बराबर ही दर्शाते हैं। तो गाल के अलावा बाकी सारे बेलनाकार प्रक्षेपों में हम ये करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके दोनों किनारों पर लंब डाल देंगे। इसके दोनों किनारों पर हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर देशांतर ड्रॉ करने हैं। सारे बेलनाकार प्रक्षेपों में देशांतर ड्रॉ करने का तरीका एक ही है, तो बार बार उसको रटने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, ये जो आपने परिधि निकाली 2πr, आप इसको गुणा करिए किससे, अंतराल से, ठीक है।
आपका ग्रेटिक्यूल इंटरवल कितना है। ठीक है, अक्सर हमारा जो अंतराल होता है वो देशांतरों और अक्षांशों पर एक ही होता है, लेकिन ध्यान रखना यदि वो अलग अलग दिया हुआ हो तो हमें यहां देशांतरों का अंतराल लेना होगा। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री से, क्योंकि एक सर्कल में टोटल 360 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस होती है, कोणीय दूरी होती है। क्लियर? इससे जो भी निकल के आएगा, जैसे मान लो कि आपको 15 डिग्री अंतराल के ऊपर देशांतर रेखाएं खींचनी है ना, तो आप क्या करोगे, जो हमारा ग्रीनविच लाइन है उसके एक तरफ चलोगे, मान लो ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर 30 डिग्री, फिर 45, है ना, 60, ऐसे चलेगा अप टू 180। और दूसरी तरफ वेस्ट में फिर 15 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे चलेगा 180 तक, पीछे 180 आपस में मिल जाएगा, वही इंटरनेशनल डेट लाइन है। क्लियर? तो यहां पर आप क्या करोगे, 15 लिख दोगे। आपकी जो भी 2πr निकल के आई, जो भी पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई आई है ना, उसको आप क्या करोगे, अंतराल से गुणा करके 360 का भाग दोगे, तो जो दूरी आएगी उस दूरी के आप यहां क्या करोगे, निशान लगा लोगे। क्लियर? और आप भूमध्य रेखा के ऊपर लंब डालोगे, है ना, दोनों दिशाओं में। वो अनिवार्यतः क्या होगा, इस लाइन के समानांतर होंगे जो आपने पहले लंब डाला था किनारों पे। ठीक है, और इस तरह से क्या करोगे, आप सारे के सारे बिंदुओं पर जब ये लाइनें खींच दोगे तो आपके सारे के सारे देशांतर ड्रॉ हो जाएंगे। आपकी भूमध्य रेखा ड्रॉ हो गई, है ना, आपके प्रक्षेप का कुल एरिया डिफाइन हो गया, आपके सारे देशांतर बन गए। अब चाहे अलग अलग बेलनाकार प्रक्षेपों में आपको यही करना है कि आप इस बात का पता लगाएं कि भूमध्य रेखा से कितनी कितनी दूरी पर हम अक्षांश ड्रॉ करें, और वो जो भी अक्षांश होंगे वो सारे क्या होंगे, भूमध्य रेखा के समानांतर होंगे। क्लियर? अब यहां देखो कितनी कितनी आसानी से हम ये कह सकते हैं कि बेलनाकार प्रक्षेपों में, गाल में भी, है ना, सारे के सारे देशांतर स्ट्रेट लाइन होते हैं, सारे के सारे अक्षांश भी स्ट्रेट लाइन होते हैं। क्लियर? जो देशांतर होते हैं भूमध्य रेखा के लंबवत होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि सारे के सारे अक्षांश और देशांतर आपस में समकोण पर काटते हैं, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। यह भी हमें समझ में आ गया, याद भी हो गया। फिर हम कहेंगे कि सारे के सारे देशांतर बराबर लंबाई के होते हैं, बिल्कुल बराबर लंबाई के होंगे सारे देशांतर, है ना। सारे के सारे अक्षांश भी बराबर लंबाई के होते हैं, और गाल को छोड़कर बाकी सारे बेलनाकार प्रक्षेपों में अक्षांशों की लंबाई भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर होती है। क्लियर? हमारे सारे अक्षांश, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध के हों चाहे दक्षिणी गोलार्ध के हों, वो सब के सब क्या होते हैं, वो पैरेलल टू इक्वेटर, है ना, भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं। ठीक है, तो ये जो गुण हैं बेलनाकार प्रक्षेपों के, ये हमें सारे प्रोजेक्शंस में देखने को मिलेंगे। गाल का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें कहां क्या अंतर है। क्लियर? तो मर्केटर महोदय ने भी ये देखा कि इस प्रक्षेप में हमें अक्षांश कहां खींचने हैं ये तय करना है। मर्केटर ने यह देखा कि इस प्रक्षेप में चूंकि सारे अक्षांश भूमध्य रेखा के लंबाई के बराबर दर्शाए जाते हैं, इसका मतलब भूमध्य रेखा के अलावा सारे के सारे अक्षांशों की जो वास्तविक लंबाई है उससे ज्यादा बड़े अक्षांश प्रक्षेप पर दर्शाए जाते हैं। इसका मतलब भूमध्य रेखा को छोड़कर बाकी सारे अक्षांशों पर जो स्केल है वो एक्सेजरेटेड है, स्केल या मापनी अधिवर्धित है। अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े बनाए जाते हैं, भूमध्य रेखा शुद्ध लंबाई की है। ठीक है, और ये अधिवर्धन, ये एक्सेजरेशन
आप जब भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाते हो तो बढ़ता जाता है, ठीक है। अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से ज्यादा बड़े होते जाते हैं। मर्केटर को ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन बनाना था, समाकृतिक प्रक्षेप बनाना था, तो मर्केटर के सामने यह चुनौती थी कि वो अक्षांशों को भूमध्य रेखा से इतनी दूरी पर बनाए कि जितनी विकृति अक्षांशों पर आ रही है उसी अनुपात में देशांतरों पर भी आए और उसी दिशा में आए। अर्थात जितने अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े हो रहे हैं उसी अनुपात में देशांतर भी अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यदि एक्सेजरेशन हो रहा है, ठीक है, दोनों में से किसी एक का, लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड किसी एक का, तो दूसरे का भी एक्सेजरेशन होना चाहिए और उसी रेशियो में होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो ऑर्थोमॉर्फिक प्रॉपर्टी जो है वो बनी रहेगी। आगे बात समझ में? यदि अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से छोटे बनते हैं तो देशांतरों को भी यदि आप उसी अनुपात में छोटा करोगे तो भी समाकृतिक का गुण जो है वो बना रहेगा। लेकिन मर्केटर के केस में हमारे जो भूमध्य रेखा के अलावा बाकी जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इक्वेटर के अलावा, वो सारे अपनी एक्चुअल लेंथ से बड़े बन रहे हैं। अर्थात उनके अंदर क्या हो रहा है, एक्सेजरेशन हो रहा है, अधिवृद्धि हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि हमें उसी अनुपात में हमारे लॉन्जिट्यूड्स को भी बड़ा करना होगा। क्लियर? तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सभी बेलनाकार प्रक्षेपों की तरह इस प्रक्षेप में भी भूमध्य रेखा की लंबाई जो होती है वो शुद्ध दिखाई जाती है। अभी अभी हमने बात करी कि हमारी जो लेंथ ऑफ इक्वेटर है दैट इज ऑन ट्रू स्केल, है ना। हमारी भूमध्य रेखा की लंबाई जितनी हमारे रिड्यूस्ड ग्लोब के ऊपर है उतनी की उतनी बड़ी प्रक्षेप के ऊपर बन रही है। अर्थात हमारी भूमध्य रेखा वास्तविक लंबाई की बन रही है ना। हमारी भूमध्य रेखा के ऊपर स्केल ट्रू है ना, पैमाना शुद्ध है, ठीक है। बाकी जितने भी अक्षांश हैं वो अपनी वास्तविक लंबाई से क्या दिखाए जा रहे हैं, बड़े दिखाए जा रहे हैं। बाकी सारे अक्षांश क्या हैं, अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े दिखाए जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हो, है ना, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, ये जो एक्सेजरेशन है, ये जो अक्षांशों की लंबाई में वृद्धि है, ये तेज हो जाती है, इसकी दरें बढ़ जाती है, ठीक है। मर्केटर ने देशांतरों पर यह बढ़ोतरी करके इस प्रक्षेप में जो ऑर्थोमॉर्फिक प्रॉपर्टी होती है, समाकृतिक गुण होता है, उसको बनाए रखा। मर्केटर ने यह कैसे किया, हम उसको यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये एक बात जान लेते हैं कि मर्केटर के प्रक्षेप में क्योंकि जितनी वृद्धि अक्षांश की हो रही है उतनी ही वृद्धि देशांतर पर करके आकृतियों को शुद्ध बनाए रखा जाता है। क्लियर? अब आप सोचिए कि ग्लोब के ऊपर जो हमारे पोल्स होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, वो डॉट फॉर्म के अंदर होते हैं, बिंदु सदृश होते हैं। प्रक्षेप में उन्हें कितना बड़ा दिखाना है, भूमध्य रेखा के बराबर। तो अनंत गुणा अधिवर्धन हुआ या नहीं हुआ, इनफाइनाइट एक्सेजरेशन हुआ कि नहीं हुआ कि आपने एक बिंदु को भूमध्य रेखा के बराबर दिखाया, ठीक है। तो देशांतर पर यह इनफाइनाइट एक्सेजरेशन संभव नहीं है ना। इसीलिए मर्केटर प्रोजेक्शन में हम पोल्स नहीं दिखा सकते, हम इसके अंदर ध्रुव नहीं दिखाते हैं। अब देखो, इस बढ़ोतरी को समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा सुंदर है। पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूं और उसके बाद क्या लिखा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये देखिए आप, सबसे पहले
यहां पर एक AB लेंथ है, यहां से लेके और यहां तक, ठीक है। ये AB जो है ये इट इज इक्वल टू इक्वेटर, है ना, ये हमारी भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर है। ये हमारी भूमध्य रेखा है प्रक्षेप पर, है ना, और वास्तव में बराबर है। प्रक्षेप पर भी वही भूमध्य रेखा की लंबाई होगी जो हमारे लघुकृत गोले के ऊपर है, जो हमारे रिड्यूस्ड ग्लोब के ऊपर है। AB जो है वो हमारी इक्वेटर है। ये हमारा कोई भी दूसरा अक्षांश है। कौन सा? CD। ये हमारा कोई भी दूसरा अक्षांश है, ठीक है। इट कैन बी 45 डिग्री, इट कैन बी 60 डिग्री, वॉट एवर इट इज, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। और ये ग्लोब के ऊपर, ये जो CD लंबाई है ये ग्लोब के ऊपर उसकी एक्चुअल लेंथ है, ग्लोब के ऊपर, रिड्यूस्ड ग्लोब के ऊपर, है ना, प्रोजेक्शन पर नहीं। क्योंकि प्रोजेक्शन पर तो सारे के सारे अक्षांश भूमध्य रेखा के बराबर दिखाए जाएंगे। तो इस CD की ये जो लेंथ है CD, है ना, इस CD को हमारे प्रोजेक्शन के ऊपर D' C' या C' D' लंबाई के द्वारा दिखाया जाएगा, है ना। क्योंकि ये C' D' है, दैट इज इक्वल टू AB। AB मतलब लेंथ ऑफ इक्वेटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्रक्षेप में इतनी वृद्धि हो गई, इतनी बढ़ोतरी हो गई, किसके अंदर? हमारे अक्षांश के अंदर, है ना। ये क्या हो गई? इतनी क्या हो गई? इतनी बढ़ोतरी हो गई, इतना बड़ा दिखाएंगे हम अक्षांश को। क्लियर? ठीक है। अब यदि हमें समाकृतिक का गुण बनाए रखना है तो आपने जितना अक्षांश को बढ़ाया उतना देशांतर को भी बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए, ये ग्लोब के ऊपर क्या है? देशांतर है, ठीक है। ग्लोब के ऊपर देशांतर है। सपोज आपने ये जो है ये 50 डिग्री नॉर्थ लिया है ना। ये जो आपने दिखाया यहां C से लेके D के बीच जो एक्चुअल लेंथ दिखाई किसी भी लैटिट्यूड की, मान लीजिए कि वो लैटिट्यूड हमारा 50 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से 50 डिग्री नॉर्थ तक ग्लोब के ऊपर, रिड्यूस्ड ग्लोब के ऊपर हमारे देशांतर की लंबाई होगी ये, दैट इज AD या BC, कुछ भी कह सकते हो आप, दोनों एक ही बात है ना। ये तो है एक्चुअल लेंथ हमारे देशांतर की। अब देखो, जितनी बढ़ोतरी हुई है अक्षांश में, हम क्या करेंगे? उतना ही इस C' D' को उसी अनुपात में ऊपर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और यहां यह ध्यान देने की बात है कि जितनी ये बढ़ोतरी हुई है उतना ही हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। ये दोनों D' और D' ये दूरियां बराबर हैं, ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो जितनी अक्षांश में वृद्धि हुई आपने उतनी ही वृद्धि देशांतर में भी कर दी, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी ये C' D' है, ये शिफ्ट हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा कहां पर? C" D" पर। क्लियर? और ये किसी भी प्रोजेक्शन के ऊपर ये आपकी शुद्ध दिशा थी, है ना। ये AC आपकी शुद्ध दिशा थी। यदि आप ये बढ़ोतरी नहीं करते, आप यदि इसको यहां शिफ्ट नहीं करते, देशांतर में बढ़ोतरी नहीं करते, तो आपका प्रक्षेप पर AC क्या हो जाता? आपका प्रक्षेप पर AC हो जाता AC', है ना। तो ये कोण बदल रहा है ना, यहां पे ये देखो, ये कोण और इस कोण में अंतर है ना, इस कोण में और इस कोण में अंतर है। इसका मतलब आपके प्रक्षेप के ऊपर दिशा बिगड़ जाती है। लेकिन जब आपने देशांतर को भी बड़ा कर दिया, है ना,
आपने जब देशांतर को भी बढ़ा दिया तो अब ये AC लाइन जो है ना, यही लाइन आगे जाके AC डबल डैश तक पहुंचती है ना। ये प्रक्षेप पर आपके द्वारा दर्शाई गई दिशा है। ये ग्लोब के ऊपर दिशा जो है उसके ऊपर ओवरलैप है, उसी का अनुसरण कर रही है। इसका मतलब दिशा की शुद्धता भी बनी रहती है, मेंटेन रहती है। इस प्रकार से मर्केटर ने अपने प्रोजेक्शन में शेप को भी शुद्ध बनाए रखा, आकृति को भी शुद्ध बनाए रखा और डायरेक्शन दिशा को भी शुद्ध बनाए रखा। अब देखिए इसका थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, अब आपको सीधा समझ में आ जाएगा, है ना। ये देखो, मान लीजिए कि ABCD ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल का एक हिस्सा है, भाग है ना। ABCD समझ गए होंगे आप, है ना। ये देखो, ये हमने देखा कि ये देखिए, अभी थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि दोबारा आपके सामने आ जाए वो। मान लीजिए कि ये आपने AB लिया था, यहां पर आपने लिया था CD कोई दूसरा अक्षांश, और ये थे आपके देशांतर, ठीक है। और ये A और ये B। AB क्या है? ये आपकी भूमध्य रेखा है वास्तविक लंबाई की, और ये जो CD है ये क्या है? ये एक देशांतर, ये एक दूसरा अक्षांश है जो अपनी वास्तविक लंबाई का है। ये ग्लोब के ऊपर है, ठीक है, जिसमें AB भूमध्य रेखा है जो कि अपनी वास्तविक लंबाई की है, और CD किसी अन्य अक्षांश का वास्तविक भाग है। कर लिया हमने इतना काम। BC और AD दो देशांतर रेखाओं के भाग हैं, है ना। ये AD और ये BC, ये क्या है? ये देशांतर रेखाओं के भाग हैं, ये ठीक है, जो यहां चित्र में अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शाए गए हैं। ये उनका एक्चुअल रूप है, ठीक है। चूंकि बेलनाकार प्रक्षेप में सभी अक्षांशों की लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर होती है ना, अतः मर्केटर प्रक्षेप पर भी CD अक्षांश का फैलाव C डैश D डैश तक पाया जाता है। आपको ध्यान होगा तो इधर बढ़ाया था, है ना, और यहां पे कर दिया था C डैश और यहां कर दिया था D डैश, ठीक है। अर्थात प्रक्षेप के ऊपर ये अक्षांश जो है ना, ये C डैश D डैश के बराबर दिखाया जाता है, अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाया जाता है, ठीक है। फिर देखो, इसमें प्रक्षेप पर दिशा संबंधी परिवर्तन होता है ना। यदि आप अक्षांश को तो बड़ा कर रहे हो, देशांतर को यदि आप नहीं छेड़ोगे, तो जो पहले दिशा ये थी, है ना, AC, अब क्या हो जाएगी? अब हो जाएगी AC डैश। तो दिशा का परिवर्तन आ गया, ठीक है ना। दिशा को सही रखने के लिए C डैश D डैश को उत्तर की ओर C डबल डैश D डबल डैश पर स्थानांतरित किया जाता है। तो जितना यहां अधिवर्धन हुआ है, देखो ये जितना अधिवर्धन हो रहा है, ठीक है, इतना ही आप क्या करोगे? जितना ये अधिवर्धन हो रहा है इतना ही आप इस CD को ऊपर शिफ्ट कर दोगे, है ना। और जब शिफ्ट कर दोगे ऊपर तो ये हो जाएगा C डबल डैश और ये हो जाएगा D डबल डैश। अब आप जब A से C को मिलाओगे तो यही रेखा जो है, यही रेखा आगे जाएगी किसके ऊपर? AC डैश पर, ठीक है। अर्थात हमारे प्रक्षेप के ऊपर दिशा संबंधी शुद्धता बनी रहती है। क्लियर? अब देखिए यहां पर आगे इसको और थोड़ा सा बताया गया है कि इस प्रकार देशांतर के सहारे पैमाने का अधिवर्धन किया जाता है। जितना अक्षांश रेखा पर पैमाने का अधिवर्धन हुआ उसी मात्रा में हम देशांतर को भी आगे बढ़ाएंगे। जितना हमारा अक्षांश बढ़ा है उसी मात्रा में हम इस देशांतर को भी बढ़ाएंगे। अनुपात बदल देंगे तो समाकृतिक का गुण आ ही नहीं सकता, उसी अनुपात में बढ़ाना होगा। इस प्रकार AC की दिशा, है ना, ये देखो इस प्रकार AC की दिशा जो है ना, AC डैश की दिशा के समान है एवं आकृति में भी किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं पाई जाती और दिशा भी सही बनी रहती है। यह कारण है, इस प्रिंसिपल को फॉलो किया मर्केटर ने, और यही कारण है कि मर्केटर के प्रक्षेप में हमें शुद्ध दिशा और शुद्ध आकृतियां देखने को मिलती है।
अभी हमने जो उदाहरण देखा था उसमें हमने एक भूमध्य रेखा ली थी और एक कोई दूसरा अक्षांश लिया था। यहां सिर्फ इतना सा अंतर है कि हमने भूमध्य रेखा ना लेकर कोई दो अक्षांश ले लिए। मान लीजिए कि ये जो अक्षांश लिया हमने, ये लिया, सपोज हमने लिया 20 डिग्री का, ठीक है, और दूसरा ले लिया माना 60 डिग्री का, है ना, मैं कल्पना के आधार पर बता रहा हूं। ये हमने 20 डिग्री का अक्षांश ले लिया और ये हमने 60 डिग्री का अक्षांश ले लिया। 20 डिग्री के अक्षांश की वास्तविक लंबाई कितनी है? वो है AB, ठीक है, और 60 डिग्री के वो है CD। ये तो वास्तविक लंबाई है, ठीक है। अब ये जो 20 डिग्री वाला है ये भी अपने वास्तविक आकार से इतना बड़ा दिखाया जा रहा है ना, ये भी अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाया जा रहा है, और 60 डिग्री वाला भी अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाया जाता है। हमें पता है कि भूमध्य रेखा के अलावा जितने भी अक्षांश होते हैं वो मर्केटर प्रोजेक्शन में अशुद्ध दिखाए जाते हैं, अधिवर्धित दिखाए जाते हैं, बढ़े हुए दिखाए जाते हैं, एक्सजरेटेड होते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? क्लियर? अब देखो यहां पर ये दिशा है AC, ये दिशा है AC। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा C' D' है, ठीक है, जो हमारे 60 डिग्री अक्षांश की प्रक्षेप के ऊपर लंबाई है ना, तो वो इतनी ज्यादा अधिवर्धित है, वो इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है। हम इसी अनुपात में देशांतर को बढ़ाएंगे तो हम इधर भी ऊपर चले जाएंगे और हम इस C' D' को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। क्लियर? ठीक है ना? ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारी जो दिशा है वो A' और C' होगी, विच इज एग्जैक्टली पैरेलल टू AC, अर्थात दिशा की शुद्धता बनी रहेगी। तो इस प्रकार से मर्केटर महोदय जो है वो अपने प्रक्षेप में सही दिशा और शुद्ध आकृति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार वो उसको सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए यहां पर मर्केटर ने भूमध्य रेखा से जो बाकी अक्षांश है उनकी दूरी निकालने के लिए एक सूत्र दिया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सभी बेलनाकार प्रक्षेपों में भूमध्य रेखा बना ली जाती है ना। भूमध्य रेखा बनाकर और इंटरवल के आधार पे उसके टुकड़े किए जाते हैं ताकि हम ये तय कर पाएं कि कहां कहां हमें देशांतर ड्रॉ करने हैं, और फिर भूमध्य रेखा के लंबवत वो सारे के सारे देशांतर, वो सारे के सारे लॉन्जिट्यूड्स बना दिए जाते हैं समान दूरी पर। ठीक है, अब हमारा अगला काम जो होता है वो होता है अक्षांश कहां बनाने हैं ये सुनिश्चित करना। भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे, ऊपर नॉर्थ लैटिट्यूड्स, नीचे साउथ लैटिट्यूड्स, ऊपर और नीचे कितनी कितनी दूरी पर हमारे अक्षांश बनेंगे, अब ये काम बाकी रहता है। इसको करने के लिए मर्केटर ने ये फॉर्मूला दिया। डी क्या है? डी प्रक्षेप के ऊपर भूमध्य रेखा से वो दूरी है जिसके ऊपर कोई नियत अक्षांश खींचा जाएगा। डी प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा से संबंधित अक्षांश की दूरी है। ठीक है ना। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग 60 डिग्री नॉर्थ, है ना, तो 60 डिग्री नॉर्थ जो है ना, वो इक्वेटर से कितनी दूरी पर बनाया जाएगा। ठीक है, वही दूरी फिर 60 डिग्री साउथ के लिए भी हमें लेनी है, क्योंकि वो दिशा चाहे बदल जाए लेकिन डिग्री का मान तो सेम है। क्लियर? तो इसने जो फॉर्मूला दिया कि भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर हम अक्षांश बनाएं, उसके लिए उसने फॉर्मूला दिया डी 2.3। अब ये एक नियत है, स्थिरांक है ना। फिर लिया आर। आर क्या है? ये लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या या रेड्यूस्ड ग्लोब की रेडियस है, जो हम सबसे शुरू में कैलकुलेट करके रख लेते हैं।
क्लियर। फिर है log 10 और 45 कांस्टेंट है, स्थिरांक है। यहां पर हम लेंगे कितने डिग्री, हम 40 डिग्री वाले अक्षांश के लिए ये कैलकुलेशन कर रहे हैं या 50 डिग्री वाले के लिए कर रहे हैं, वो कोण यहां पे मेंशन करेंगे और 2 का भाग देंगे। ठीक है। आर क्या है, रेड्यूस्ड ग्लोब की रेडियस, और थीटा क्या है, संबंधित अक्षांश का मान, है ना, वो क्या है, संबंधित अक्षांश का मान। चलिए आगे चलते हैं। देखो एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि हमने 50 डिग्री लैटिट्यूड लिया ना, 50 डिग्री का अक्षांश हमने लिया, तो हमें क्या करना है, 2.3 आर log 10 जो है ना, इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, 45 प्लस 50/2। हमने 50 का एग्जाम्पल लिया है। जब हम इसको फैलाएंगे, है ना, जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये आएगा 45 प्लस 25 दैट इज 70। तो ये आ गया 2.3 इंटू आर log 10 70। तो ये जो log 10 70 है, इसकी वैल्यू होती है ये। ठीक है, ये जो हमारा log 10 70 है, इसकी वैल्यू लॉग टेबल से आप निकाल सकते हो, है ना, वो होती है 0.4389। क्लियर। और फिर जब हम क्या करेंगे, 2.3 इंटू आर इंटू 0.4389 को कैलकुलेट करेंगे, तो दिस विल कम 1.011 आर। जैसे हमने इसे कैलकुलेट किया है, इस तरह हम बाकी सारे के सारे अक्षांशों के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम अक्षांशों की भूमध्य रेखा से दूरी का परिकलन कर सकते हैं। देखिए हम उसको करते हैं एक बार के लिए। ये देखो, ये टेबल है, मर्केटर महोदय के द्वारा दी गई है ना, उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट की हुई है। अब इसके अंदर ये जो त्रिज्या है, ये जो रेड्यूस्ड ग्लोब की रेडियस है ना, ये स्केल के हिसाब से बदलती रहेगी कि किस स्केल पे आपको प्रोजेक्शन बनाना है। बाकी ये दूरियां कांस्टेंट रहेगी। ये सब अब स्थिरांक हो गए हैं, है ना, कांस्टेंट हो गए हैं। ठीक है। अब जैसे आपको मान लो 25 डिग्री का अक्षांश खींचना है। ठीक है, आप क्या करिए, 0.451 को गुणा कर दीजिए रेड्यूस ग्लोब की रेडियस से, जो भी डिस्टेंस निकल के आएगी, सेंटीमीटर या इंच, जिसमें भी, ये किस पे डिपेंड होगा। यदि आपने आर निकालते वक्त पृथ्वी की जो एक्चुअल रेडियस है उसको 25 करोड़ इंच लिया है, तब तो ये दूरी इंच में आएगी। और आपने उसको 63.5 करोड़, है ना, या 64 करोड़ लिया है, तो ये दूरी सेंटीमीटर में आएगी, है ना, क्योंकि वो सेंटीमीटर में पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या है। क्लियर। ऐसे ही आप इसमें देखो 0 डिग्री, है ना, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 0 डिग्री के लिए, ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू आर इंटू 0। आर को किसी से भी 0 करोगे तो क्या आएगा, 0, है ना, या किसी भी संख्या को या किसी को भी आप 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आना है। तो भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा की दूरी तो 0 ही होगी ना। ठीक है। 90 डिग्री के लिए देखो, पोल के लिए इट इज कमिंग इनफाइनाइट, अनंत, है ना। यही कारण है कि मर्केटर प्रोजेक्शन के ऊपर ध्रुव नहीं दर्शाए जाते, मर्केटर प्रोजेक्शन के ऊपर पोल नहीं दिखाए जाते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक उदाहरण यहां पे दिया हुआ है ना, उस उदाहरण को देखते हैं। देखिए आपको एक मर्केटर प्रोजेक्शन बनाना है और आपकी निरूपक भिन्न जो है आरएफ, दैट इज 1:30 करोड़, 1:30 करोड़ आपकी निरूपक भिन्न है, आरएफ है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/30 करोड़, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया न्यूमरेटर या अंश, और ये हो गया डिनोमिनेटर, है ना, या हर। क्लियर। आपको जब रिड्यूस्ड ग्लोब की रेडियस निकालनी है तो आपके ये 30 करोड़ काम आएगा।
हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। तो आर निकालने के लिए आपने क्या किया, 64 करोड़ बटा 30 करोड़ और ये आ गया 2.1 सेंटीमीटर। आप इसको 63.5 करोड़ भी ले सकते हैं और राउंड अप करने के लिए 64 करोड़ सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो आपको यदि इंच में लेना है तब तो यहां पर लिखिए 25 करोड़, है ना, क्योंकि पृथ्वी की जो वास्तविक त्रिज्या है वो 25 करोड़ इंच लंबी है। आपको यदि सेंटीमीटर में लेना है तो आप यहां 63.5 या 64 करोड़ सेंटीमीटर लीजिए, है ना। यहां हमने 64 करोड़ लिया, इसका मतलब ये दूरी सेंटीमीटर में आएगी। क्लियर। अब भूमध्य रेखा की लंबाई निकालनी है तो 2πr निकाल लीजिए, इट्स सो इजी। 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू रख दीजिए, ये आ गई 13.2, है ना। तो आपको क्या करना है, 13.2 लंबाई के दूरी की एक रेखा खींचनी है, वो आपकी इक्वेटर हो जाएगी। उसके दोनों तरफ लंब डाल दीजिए। इस 2πr को गुणा करिए इंटरवल से, अंतराल से, और 360 का भाग दे दीजिए। वो जो दूरी आएगी उस दूरी को लेकर, है ना, उस दूरी के हिसाब से सारे के सारे देशांतर ड्रॉ कर लीजिए, है ना। तो इतना काम हो जाएगा आपका, फिर खाली अक्षांश बनाने होंगे, है ना। भूमध्य रेखा को दर्शाने के लिए 13.2 सेंटीमीटर लंबी रेखा ए बी खींच लेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। ठीक है, ये देखो आप, ये ए बी है ना, ये आपने 13.2 सेंटीमीटर की खींच ली। और ये जो है ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये आपका इक्वेटर है। बाकी सारे अक्षांश इसी लंबाई के होंगे। क्लियर। थोड़ा सा इस यहां पे रुकते हैं, फिर वापस पीछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो, ये आपने भूमध्य रेखा ड्रॉ कर ली, ये आपकी भूमध्य रेखा है ना। अब आपने क्या किया, इस भूमध्य रेखा के दोनों किनारों पर ये लंब डाल दिए, है ना, EF और CD, ये आपने लंब डाल दिए भूमध्य रेखा के दोनों किनारे पे। फिर आपने क्या किया, 2πr इंटू अंतराल, है ना, इंटरवल, ठीक है, अंतराल बटा 360 डिग्री। ठीक है, इस फॉर्मूले से देशांतरों के बीच की दूरी निकाल ली। जब ये दूरी आ जाएगी तो आप क्या करोगे, इस भूमध्य रेखा पर इस दूरी के ये सारे निशान लगा लोगे, ये सारे निशान लगा लोगे आप। ठीक है, ये सारे निशान लगा लोगे और फिर इन बिंदुओं के ऊपर क्या करोगे आप, ये सीधी रेखाएं ड्रॉ कर दोगे। और ये जो सीधी रेखाएं ड्रॉ कर दोगे, जब आप सारी बना दोगे, अभी आपको ये नहीं पता ये कितनी लंबी होंगी, है ना, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं कि आपके अक्षांश किस दूरी पे खींचे जाएंगे। आप इनको बना के छोड़ दोगे, आपके सारे देशांतर बन के तैयार हो गए। आपकी भूमध्य रेखा बन गई, आपके सारे देशांतर बन गए, सारे लॉन्जिट्यूड्स बन गए, इक्वेटर बन गई। अब आपको यह तय करना है कि आपको भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर कौन कौन से अक्षांश खींचने हैं। तो वो जो भूमध्य रेखा से दूरी हमें कैलकुलेट करनी है, उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने टेबल देखी थी और फॉर्मूला देखा था। अब हमारा वही काम है ना, हम उसी को करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, हमने ये देखा कि 13.2 सेंटीमीटर लंबी AB रेखा खींच ली। ठीक है, और वो हमारी क्या है, वो हमारी भूमध्य रेखा है। ठीक, हम क्या करेंगे, उसके दोनों किनारों पर 2 लंब डाल देंगे, है ना। और वो कौन कौन से हैं, वो हैं CD और EF। अभी मैंने आपको दिखाया था प्रक्षेप के ऊपर, प्रोजेक्शन के ऊपर दिखाया था। CD और EF 2 परपेंडिकुलर्स डाल देंगे भूमध्य रेखा के दोनों किनारों पर। अब दिए गए अंतराल पर 2 संलग्न देशांतरों, ना, लॉन्जिट्यूड्स के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, 2πr इंटू 20 क्यों लिया यहां पे, क्योंकि 20 डिग्री हम जिस एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं उसके अंदर इंटरवल है ना, ग्रेटिक्यूल इंटरवल है। ठीक है, बटा 360। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दैट इज कमिंग 7.73 सेंटीमीटर। इस दूरी को हम क्या करेंगे, प्रकार में भर लेंगे और हम पूरी भूमध्य रेखा के विभाजन कर देंगे, है ना। इतनी इतनी दूरी पर हम क्या करेंगे, डॉट्स लगा देंगे और फिर उन डॉट्स के ऊपर
ये जो हमने पैरेलल ये जो परपेंडिकुलर डाले हैं, लंब डाले हैं दोनों किनारों पर, उनके समानांतर सीधी सरल रेखाएं खींच देंगे, स्ट्रेट लाइंस खींच देंगे, तो 20-20 डिग्री के इंटरवल पर हमारे सारे के सारे लॉन्जिट्यूड्स बनकर तैयार हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। अब क्या करेंगे? अन्य बेलनाकार प्रक्षेपों गाल को छोड़कर, है ना, की तरह भूमध्य रेखा पर 0.73 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 डिग्री अंतराल पर सभी देशांतर रेखाएं जो हैं वो हम लोग बना लेंगे। ये सब की सब भूमध्य रेखा के लंबवत हैं, है ना। भूमध्य रेखा के लंबवत है, इसका मतलब CD और EF के पैरेलल हैं, समानांतर है। ठीक है। हमने क्यों कहा गाल को छोड़कर? क्योंकि गाल में हमारी भूमध्य रेखा की लंबाई हमारे 45 डिग्री के अक्षांश के बराबर होती है। हां, टुकड़े करने का जो तरीका है, देशांतर दिखाने का तरीका, वो यही रहेगा। अब उसमें हम भूमध्य रेखा की वास्तविक लंबाई ना लेके और हम 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई लेंगे और बाकी सब वही करेंगे। उस लंबाई को हम अंतराल से गुणा करेंगे और 360 से भाग करेंगे। जब गाल करेंगे तो हम इसको और ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। अब देखो, पीछे एक तालिका दी हुई थी हमें, ठीक है, एक हमें टेबल दी हुई थी, उसमें दिया हुआ था कि कौन सा अक्षांश भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर खींचा जाएगा। अब हमारे पास r की वैल्यू है ना, हमारे पास रिड्यूस्ड ग्लोब की रेडियस की वैल्यू है, हमारे पास उस टेबल से सारे कांस्टेंट भी हैं, है ना, हमारे पास सारे के सारे स्थिरांक भी हैं, कांस्टेंट भी है, कि वो सारे कैलकुलेट करके लिए गए हैं। हम क्या करेंगे? r को उससे गुणा कर करके सारे के सारे अक्षांश जो हमें प्रक्षेप पर दिखाने हैं उनकी भूमध्य रेखा से दूरी प्रक्षेप पर क्या होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमें 20 डिग्री का मान लीजिए कि अक्षांश खींचना है, क्योंकि अंतराल 20 डिग्री है ना, तो वहां पर 20 डिग्री के लिए जो टेबल के अंदर जो अक्षांश की भूमध्य रेखा से दूरी है वो है 0.356 इंटू r, और वो r हो गया 2.1 सेंटीमीटर, तो ये आया 0.75 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है, इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रक्षेप में A बिंदु से 0.75 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर के और ये निशान लगाओगे, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर जो ये निशान लगाओगे, है ना, जैसे आपने यहां निशान लगाया, ये बिंदु हो गया G, नीचे निशान लगाया बिंदु हो गया J, ठीक है, और अब आप इन बिंदुओं पर भूमध्य रेखा के समानांतर 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण का अक्षांश बना दोगे। यह ध्यान रखने की बात यह है कि जब आप हर एक अक्षांश के लिए ये दूरियां निकालोगे तो वो दूरियां सब भूमध्य रेखा से हैं, आपको दूरी यहीं से नापनी है, भूमध्य रेखा से। ऐसा नहीं करना कि 40 डिग्री वाला अक्षांश बनाना है तो जी से नापना शुरू कर देंगे दूरी, नहीं। आप ध्यान से देखिए पीछे क्या लिखा हुआ है, भूमध्य रेखा से दूरी। आप तालिका के ऊपर देखिए, अलग अलग अक्षांशों की भूमध्य रेखा से दूरी, इक्वेटर से डिस्टेंस है ये, ठीक है। चलिए अब देखो, 40 डिग्री के लिए कैलकुलेट हो गया आई 1.6, 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट हो गया आई 2.76, 80 डिग्री के लिए ये आई 5.1। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपने जब 0 डिग्री अर्थात इक्वेटर से 20 डिग्री उत्तर में आप गए, है ना, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश खींचा आपने, तो कितनी दूरी पे खींचा आपने खींचा 0.75 की डिस्टेंस के ऊपर, है ना, 0.75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर। क्लियर? आपको अच्छी तरह पता है कि भूमध्य रेखा के पास जो अक्षांश है मर्केटर प्रोजेक्शन में, उनकी लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर ही दिखाई हुई है, सारे अक्षांशों की लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर दिखाई हुई है ना। लेकिन जो भूमध्य रेखा के पास वाले अक्षांश हैं
वो भूमध्य रेखा से ज्यादा छोटे नहीं है वास्तव में, तो उनके अंदर अधिवर्धन भी कम ही हुआ है, तो देशांतर में भी अधिवर्धन कम ही दिखाना है, इसलिए दूरी जो है वो कितनी निकल के आई 0.75। 40 के लिए जो दूरी आई वो आई 1.6। अब 0.75 को 2 से गुणा करोगे तो 1.5 ही आता है। फिर ये 1.6 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम अब भूमध्य रेखा से दूर जा रहे हैं, हमारे अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से ज्यादा बड़े होते जाएंगे, तो उसी अनुपात में हमारे देशांतर भी बढ़ने चाहिए ना। और अक्षांशों के बीच दूरी बढ़ेगी, इसका मतलब देशांतर की लंबाई बढ़ेगी। अरे भाई, अक्षांशों के बीच की दूरियां मिलकर ही तो देशांतर की लंबाई बनाती है, ठीक है। फिर देखो 60 डिग्री, ये आया निकल के 2.76 सेंटीमीटर। अब आप यदि 0.75 को 3 से गुणा करो, है ना, क्योंकि ये 20 है और ये 60 है, तो 2.25 होता है केवल, पर ये है 2.76 सेंटीमीटर, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर अक्षांश का अधिवर्धन भी ज्यादा था, इसलिए देशांतर में भी अधिवर्धन उतना ही होना चाहिए, उसी अनुपात में होना चाहिए, इसलिए देशांतरों के बीच की दूरी और बढ़ गई यहां पे, है ना। 80 डिग्री के लिए ये चली गई 5.1। इसको 4 से गुणा करो आप, 0.75 को 4 से गुणा करोगे तो केवल 3 आएगा, केवल 3 सेंटीमीटर, जबकि ये वास्तव में कितना है 5.1 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहां एक बात और क्लियर हो गई कि मर्केटर प्रक्षेप में सारे के सारे देशांतर समान दूरियों पर खींचे जाते हैं, जो आपने कैलकुलेट कर ली वही दूरी, ठीक है। परंतु क्या होता है, अक्षांशों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा के समीप कम है, थोड़ी और दूर गए थोड़ी और बढ़ी, थोड़ी और दूर गए और बढ़ी, है ना। तो अक्षांशों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। देखो यहां भूमध्य रेखा और 20 डिग्री के बीच की दूरी कितनी है 0.75 सेंटीमीटर, और यहां 20 डिग्री और 40 डिग्री जो अक्षांश हैं उनके बीच की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई 0.75 है, ठीक है, और ये हो गई 0.81, है ना, इन दोनों का अंतर, ठीक है। और 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच ये दूरी कितनी हो गई, ये 0.81 सेंटीमीटर आ गई, तो 0.75 से 0.81 ज्यादा है ना। और ये दूरी कितनी आ गई, ये आ गई, है ना, इनको घटाओ 1.16 सेंटीमीटर, है ना। और 60 डिग्री से 80 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगी, बीच में दूरी कितनी है, वो है, ये देखो आप इसको इसमें से निकालिए, कितना हुआ ये हुआ 2. ये हो गया 24, तो ये हो गया 34 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये दूरी बढ़ती जा रही है ना, इसका मतलब जब आप भूमध्य रेखा से दूर जा रहे हैं तो अक्षांशों के बीच की दूरी में लगातार बढ़ोतरी होती जाती है। तो आप यदि समझ के करोगे तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। अब देखो आगे हम प्रोजेक्शन देखा था ना अभी हमने, है ना, प्रोजेक्शन पर एसी पर, ठीक है। अब प्रोजेक्शन में देखो आप, ये प्रोजेक्शन देखो, ये ए है, ये सी है, ए बी तो आपकी भूमध्य रेखा है ना। सी डी आपने एक साइड जो परपेंडिकुलर डाला था वो है, और ई डी ई एफ ये आपका दूसरे किनारे पर जो आपने परपेंडिकुलर डाला वो है। वो जो दूरियां अभी निकली 20 डिग्री के लिए, 40 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 80 डिग्री अक्षांश के लिए, उन दूरियों हेतु आपने ये सब पॉइंट लगा दिए, ठीक है। और ये देखो, ये 20 डिग्री के लिए, ये 40, ये 60 और ये 80 के लिए। और आपने क्या किया, ये पॉइंट इधर भी लगा लिए, ये पॉइंट इधर भी लगा लिए, ये पॉइंट इधर भी लगा लिए। अब आप क्या करोगे, जी से इसको मिलाओगे, है ना, भूमध्य रेखा के समानांतर बनाओ, है ना, रेखा खींच दोगे, इक्वेटर के
बिल्कुल पैरेलल जी पॉइंट के ऊपर आप जब रेखा खींच दोगे आपका 20 डिग्री लैटिट्यूड आ जाएगा। इसी तरह आप नीचे करोगे इक्वेटर से तो वो 20 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड आ जाएगा। क्लियर? यहां साफ पता लग रहा है ना, जब आप भूमध्य रेखा से दूर जा रहे हो ध्रुवों की ओर तो अक्षांशों के बीच की दूरियां क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो AC पर, AC आपने देखा ना जो लंब डाला हुआ है, पर GHIC तथा AD पर JKLD को क्रमशः इतनी इतनी दूरियों पर, जो दूरियां भी निकल के आई 0.75 सेंटीमीटर इक्वेटर से, फिर इक्वेटर से 1.6 सेंटीमीटर की दूरी पर H का पॉइंट लगा लेंगे, नीचे K का पॉइंट लगा लेंगे, फिर 2.76 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊपर I का पॉइंट लगा लेंगे, नीचे L का पॉइंट लगा लेंगे, फिर 5.1 सेंटीमीटर पर, क्योंकि 80 डिग्री वाला खींचना है अब, है ना, ऊपर C, ठीक है, ऊपर क्या करेंगे हम? GHI और C, नहीं C नहीं होगा, ये देखो GHI, अच्छा C तो लास्ट बिंदु आ ही गया, ठीक है C, और नीचे क्या करेंगे? D। ये पॉइंट पहले से ही है हमारे पास, बस वहां उसको रोक देंगे खाली, है ना, पॉइंट्स अब पता लग जाएंगे हमको। ठीक है, हम क्या करेंगे? इन पॉइंट्स के ऊपर भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं खींच देंगे। जैसे ही खींचेंगे अक्षांश, भूमध्य रेखा हमारी पहले से बनी हुई है, सारे देशांतर हमारे बने हुए हैं, जैसे ही आप ये अक्षांश और बना दोगे प्रक्षेप पूरा हो जाएगा, प्रक्षेप पूरा हो जाएगा, प्रक्षेप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, यहां देखो उदाहरण क्या लिया था हमने? 1:30 करोड़, ये हमारी मापनी है। ठीक है, ये वेस्ट का एरिया है, ये ईस्ट का एरिया है, और इसमें जो बीच वाली रेखा है ना, ये वाली, दैट इज सेंट्रल मेरिडियन, केंद्रीय मध्याह्न रेखा है ना, ये क्या है? ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा है। ठीक है, ये हमारी केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, अर्थात 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है हमारा। 180 डिग्री इधर दिखाना है, 180 डिग्री उधर दिखाना है, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, और ये हमारे 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं। जैसे ऊपर दिखाए हैं वैसे ही नीचे बनेंगे, और ये पूरा प्रोजेक्शन बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जितना हम भूमध्य रेखा से दूर जा रहे हैं उतना ज्यादा हमारे अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े बन रहे हैं, क्योंकि वो तो भूमध्य रेखा के बराबर बन रहे हैं, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांशों की लंबाई भूमध्य रेखा से लगातार काफी छोटी होती जाती है। तो जिस तरह से अक्षांशों की लंबाई में वृद्धि हुई है, उसी तरह से देशांतरों की लंबाई जो है वो यहां बढ़ती दिखाई दे रही है, उसी अनुपात में। और यही कारण है कि भूमध्य रेखा से दूर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमें देशांतर जो है उसमें अधिवर्धन करना है और सेम रेशियो में करना है, और उसी के कारण इसके अंदर समक्षेत्र समाकृतिक का गुण आएगा। समक्षेत्र प्रक्षेप नहीं है ये, है ना, समाकृतिक का गुण आएगा। चलिए, इस तरह ये प्रोजेक्शन बनके तैयार हो गया। अब हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, हम इसकी क्या क्या खास बातें हैं उनकी बात करते हैं, पहचान कैसे होती है उनकी बात करते हैं। पहला, अक्षांश रेखाओं की आकृति। ठीक है, अब ये सोचने की बात नहीं है, मतलब बहुत आसान है, हम बातों बातों में वो सारा काम कर चुके हैं। ठीक है, सभी अक्षांश रेखाएं स्ट्रेट लाइंस हैं या नहीं है? सीधी रेखाएं हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के समानांतर और भूमध्य रेखा के बराबर लंबाई की है। अब ये बातें हमें दोबारा यहां समझने की जरूरत नहीं है, हम सारा पीछे समझ के आए। ठीक है, अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर लगातार बढ़ती जाती है। अभी अभी हमने इसको क्लेरिफाई किया था। ठीक है, तो सारे अक्षांश स्ट्रेट लाइन, सारे अक्षांश भूमध्य रेखा के बराबर लंबाई के, सारे अक्षांश भूमध्य रेखा के समानांतर, अक्षांशों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा के समीप कम और ध्रुवों की तरफ ज्यादा पाई जाती है। अब है देशांतर या मध्याह्न रेखाएं या लॉन्जिट्यूड्स। सारे के सारे देशांतर स्ट्रेट लाइंस होते हैं। ठीक है, सीधी रेखाएं होती हैं।
ठीक है। अगली बात, भूमध्य रेखा के लंबवत खींचे जाते हैं। अभी हमने देखा ना, हमने भूमध्य रेखा के दोनों किनारों पर लंब डाले थे ना भूमध्य रेखा बनते ही, और उसी के समानांतर सारे देशांतर बनाए थे, और वो लंब खुद क्या है, हमारे प्रक्षेप में देशांतर हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए भूमध्य रेखा के लंबवत हुए कि नहीं हुए? सारे एक दूसरे के समानांतर। इनके बीच की दूरी सर्वत्र समान है ना, दो लॉन्जिट्यूड्स के बीच की दूरी सब जगह एक जैसी है। इसका मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। समान दूरी पर जो दूरी हमने परिकलित कर ली 2 पाई r इंटू इंटरवल बटा 360, वही दूरी लेकर सारे के सारे देशांतर बनाते हैं, तो समान दूरी पर बनाए जाते हैं, है ना, समान लंबाई वाले होते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन, अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, राइट एंगल पे काटते हैं। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही प्रक्षेप के ऊपर देखा था। अक्षांश रेखाओं के साथ पैमाना, भूमध्य रेखा का जो अक्षांश है वो वास्तविक लंबाई का है, भूमध्य रेखा वाला अक्षांश, है ना। मापनी बिल्कुल इसके ऊपर क्या है, मापनी शुद्ध है। लेकिन बाकी सारे अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े बनते हैं, और इनके अंदर जो अधिवर्धन है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर लगातार बढ़ता जाता है। भूमध्य रेखा से दूर यह अधिवर्धित होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह अधिवर्धन कम होता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के नजदीक के क्षेत्र हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और ध्रुवीय क्षेत्रों में यह अधिवर्धन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अक्षांश भी अपनी वास्तविक लंबाई से बहुत बड़े बनाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के बराबर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनके अंदर जो स्केल है उसका एक्सेजरेशन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, ध्रुव इस ग्लोब पर केवल एक, ग्लोब के ऊपर केवल एक बिंदु होता है, ग्लोब के ऊपर, है ना। और मर्केटर प्रक्षेप पर यदि हम ध्रुव बनाएंगे तो हमें क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उसका अनंत विस्तार होगा, है ना। क्योंकि जब हम ध्रुव को दिखाएंगे भूमध्य रेखा के बराबर, उतने ही अनुपात में हम यदि देशांतर को बढ़ाएंगे तो अनंत वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब ध्रुव दर्शाया ही नहीं जा सकता। तो मर्केटर प्रक्षेप पर ध्रुव को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, चूंकि ध्रुवों पर पैमाने का अधिवर्धन अनंत है। ठीक है, स्केल का जो एक्सेजरेशन है दैट इज इनफाइनाइट, है ना, अनंत है। चलिए अब देखो गणना के आधार पे, यहां देखो ये भूमध्य रेखा है ना, से आप बाद में आए 20 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ये अलग अलग अक्षांश है ना। अब अक्षांशों पर पैमाने का अधिवर्धन भूमध्य रेखा पर शून्य, कोई अधिवर्धन होता ही नहीं है। 20 डिग्री पर अधिवर्धन होगा 1.06, काफी कम है। 30 डिग्री पे आते आते 1.15, ऐसे करते 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 जब आप 80 पे पहुंचते हो इट इज 5.759, है ना। इतना ज्यादा अधिवर्धन होता है। ठीक है, अर्थात अपना जो अक्षांश है वो अपनी वास्तविक लंबाई से कितना गुना लंबा दिखा रहा है। 85 वाला 11.7474 गुना ज्यादा लंबा अपनी वास्तविक लंबाई से। इसलिए जनरली हम मर्केटर को अप टू 80 बनाते हैं। अप टू 80 डिग्री उसका जो विस्तार होता है 80 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री साउथ के बीच दर्शाया जाता है। 90 डिग्री इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, चलिए अब देखो देशांतरों के साथ पैमाना। भूमध्य रेखा शुद्ध, तो भूमध्य रेखा के समीप देशांतरों में ज्यादा विचलन नहीं आता, ज्यादा विकृति नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जाते हो, जिस तेजी से अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े होते जा रहे हैं, उसी तेजी से देशांतर रेखाएं भी अपनी वास्तविक लंबाई से बड़ी होती हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ध्रुवों की ओर भूमध्य रेखा से दूर यह काफी अधिवर्धित है। यहां यह जानना महत्वपूर्ण है कि देशांतर रेखाओं पर पैमाने का अधिवर्धन अक्षांश रेखाओं के सहारे पैमाने के अधिवर्धन के सेम रेशियो में होता है, समान अनुपात में होता है। ऐसा नहीं होगा तो ऑर्थोमॉर्फिक प्रॉपर्टी नहीं बनी रह सकती।
यदि ऐसा नहीं हुआ तो समाकृतिक का गुण बना हुआ नहीं रह सकता। इसी के परिणाम स्वरूप ये जो प्रक्षेप है, मर्केटर प्रक्षेप, ये ऑर्थोमॉर्फिक या समाकृतिक प्रक्षेप है। अब देखो विशेष गुण की बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा तो वो अभी हमने जो किया है उसका रिपीटेशन होगा, है ना। देखो, चूंकि इस प्रक्षेप में सभी बिंदुओं पर अक्षांश और देशांतरों के साथ पैमाने का अधिवर्धन समान अनुपात में होता है नहीं होता। जितना हर जगह पूरे प्रक्षेप में हर जगह जितना अधिवर्धन अक्षांश पे हो रहा है उतना ही अधिवर्धन देशांतर पर भी हो रहा है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इसमें दो यूनिक प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं, दो अद्वितीय गुण जो हैं वो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वो जो यूनिक प्रॉपर्टीज है उसमें एक तो है ऑर्थोमॉर्फिक प्रॉपर्टी जिसकी चर्चा अभी अभी हमने करी, अर्थात समाकृतिक गुण, है ना। तो ये एक समाकृतिक प्रक्षेप है। और दूसरा गुण उसमें क्या आता है कि समान रेशियो के अंदर बदलने के कारण यह प्रक्षेप जो है वो एक ट्रू डायरेक्शन प्रोजेक्शन है ना, एक सदिश प्रक्षेप है। अतः इस प्रक्षेप पर कोई भी सीधी रेखा ग्लोब की भांति समान दिशा दिखाएगी, ठीक है। आप इसके ऊपर यदि कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचते हो, हम उसको कहते हैं एक दिश नौपथ। क्या कहते हैं उसको? रंब लाइन, एक दिश नौपथ। तो जैसे आप ग्लोब के ऊपर खींचते हो तो सही दिशा मिलती है, ऐसे ही आपको प्रक्षेप पर भी सही दिशा मिलेगी, ठीक है। एनी स्ट्रेट लाइन ऑन दिस प्रोजेक्शन विल शो द सेम डायरेक्शन एज ऑन द ग्लोब। तो कितनी सुंदर बात है कि हम एक त्रिविमीय जो आकृति है उसको द्विविमीय पटल पर लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम दिशा संबंधी अशुद्धता उसमें नहीं आने दे रहे। और यही कारण है कि नाविकों ने, है ना, जबरदस्त इस प्रक्षेप को पसंद किया, ठीक है। सीमाएं, हालांकि यह एक समाकृतिक प्रक्षेप है, ठीक है, जिसमें आकृति के साथ साथ दिशा भी संरक्षित रहती है। यह बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन लिमिटेशन क्या है? परंतु अक्षांश एवं देशांतरों के सहारे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने के साथ पैमाने के अधिवर्धन के परिणाम स्वरूप इसका उपयोग केवल छोटे क्षेत्रों तक किया जा सकता है, ठीक है। केवल छोटे क्षेत्रों तक सीमित है भूमध्य रेखा और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों तक, है ना, केवल छोटे क्षेत्रों तक सीमित है। क्लियर? क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा से दूर जाने पर दिशा और आकृति की शुद्धता तो है, लेकिन क्षेत्रफलों में जबरदस्त विकृति आती है ना। तो क्षेत्रफलों में विकृति जो है वो मल्टीपल टाइम्स है, ठीक है। अलग अलग अक्षांशों पर पैमाने का अधिवर्धन अलग अलग है, अनुपात में है, अलग अलग अक्षांशों पर, ठीक है। यह ध्यान रखना, अक्षांशों पर अधिवर्धन और देशांतरों पर अधिवर्धन समान अनुपात में है सब जगह, लेकिन अलग अलग अक्षांशों पर पैमाने का अधिवर्धन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि अक्षांश जो हैं वो अलग अलग लंबाई के होते हैं। भूमध्य रेखा का अक्षांश सबसे बड़ा अक्षांश होता है और फिर धीरे 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 जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांशों की लंबाई कम होती जाती है। इन सबको प्रक्षेप में समान लंबाई अर्थात भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर दर्शाया जाता है। इसलिए अलग अलग अक्षांशों पर पैमाने का अधिवर्धन अर्थात एक्सेजरेशन ऑफ स्केल जो है वो डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर डिफरेंट होगी। क्लियर? ठीक है। जैसे बड़े क्षेत्रों पर यही कारण है कि हम इसको बड़े क्षेत्रों पर लागू नहीं कर सकते, ठीक है। स्टीयर्स तो ये भी कहते हैं कि समाकृतिक गुण जो है केवल बिंदुओं के लिए ही सही है, इतना तक जे स्टीयर्स जो है वो कहते हैं। अब देखो, जब इस प्रक्षेप पे हम विश्व मानचित्र बनाते हैं, है ना, तो यह पूरी तरह से यह दिखाने में विफल रहता है कि उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप के भूभाग किस तरह ध्रुवीय समुद्र के चारों ओर समूहीकृत हैं। ये एक और लिमिटेशन है इसकी। आप ग्लोब को देखिए और आपने जैसे ग्लोब को नीचे कर रखा है, आप अपनी आंखों को नॉर्थ
पोल के ऊपर ले आइए, है ना, नॉर्थ पोल को देखिए आप। आपको नॉर्थ पोल के चारों तरफ देखोगे तो आपको एशिया और नॉर्थ अमेरिका ये वाले भाग आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो एशिया, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के साथ लगा हुआ महाद्वीप यूरोप, है ना, ये आपको क्या है, समूहीकृत दिखाई देंगे, है ना, जब आप उसको ऊपर से देखोगे, जब आप नॉर्थ पोल के ऊपर अपनी आंखें लगा के देखते हो। लेकिन जब आप इस प्रक्षेप के ऊपर इनको बना हुआ देखते हो तो ये काफी छितरे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि जो ध्रुवीय समुद्र, जो पोलर सी है, ऐसा लगता है इस पोलर सी के चारों तरफ एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका जो है वो चारों तरफ वहां लगभग थोड़ी थोड़ी दूरियों पर पाए जा रहे हैं। लेकिन ग्लोब के ऊपर देखते हो, है ना, तब तो ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अब जब आप प्रक्षेप के ऊपर देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा सेपरेटेड है, बहुत ज्यादा दूरियों पर है, जबकि ऐसा है नहीं। क्लियर? तो ऐसा जब कोई भी, जो कोई इमेच्योर या कम पढ़ा लिखा आदमी यदि उसको देखेगा तो वो ये अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप के भाग हैं वो पोलर सी के चारों तरफ समूहीकृत हैं, वो इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा। चलिए अब देखो, इस प्रक्षेप का मुख्य दोष यह है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में क्षेत्रों के आकार का बहुत अधिक अधिवर्धन हो जाता है। ये सब कमियां चल रही है उसकी, है ना, उसके दोष हैं ये। ध्रुवीय क्षेत्रों में पैमाना इतना ज्यादा अधिवर्धित हो जाता है, ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहां पैमाना इतना ज्यादा अधिवर्धित हो जाता है अक्षांशों और देशांतरों पे कि क्षेत्र अपनी वास्तविक आकार से कई गुना बड़े दिखाई देते हैं, कई गुना बड़े, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि 60 डिग्री जो अक्षांश है ना, वहां पर क्षेत्र 4 गुना बड़े हो जाते हैं, ठीक है। 70 डिग्री पर 8.5 गुना, 75 डिग्री पर 15 गुना, 80 डिग्री पर 33 गुना और 85 डिग्री पर 131 गुना। इसलिए 85 डिग्री तो इस प्रक्षेप में सामान्यतः दिखाया ही नहीं जाता, है ना। इसको 80 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री साउथ के बीच में ही क्षेत्रों को इस पर दिखाया जाता है, ठीक है। ध्रुव पर यह अधिवर्धन अनंत हो जाता है, इसलिए ध्रुव को तो हम इस प्रक्षेप में बना ही नहीं सकते, ठीक है। इस तरह इस प्रक्षेप पर उच्च अक्षांशों को दिखाना लगभग बेमानी है, व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अशुद्धियां उसके ऊपर हमें दिखाई देती है। इसलिए इस प्रक्षेप की जो रचना है जनरली 80 डिग्री साउथ से 80 डिग्री नॉर्थ के बीच में ही की जाती है। अब देखो, कुछ अक्षांशों पर पैमाने पर क्षेत्रफल में बढ़ोतरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उससे कई तरह की ज्योग्राफिकल मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होने लगती है। जैसे इसको यहां देखें तो ऐसा लगता है कि ग्रीनलैंड जो है वो साउथ अमेरिका से बड़ा है, लग रहा है ना, इस मानचित्र में ऐसा लग रहा है कि ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये साउथ अमेरिका से बड़ा है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। ये प्रक्षेप पर ऐसा दिखाई देता है पर वास्तव में ऐसा है नहीं। तो एक तरह से ज्योग्राफिकल इल्यूजन पैदा होता है, नहीं होता, ठीक है, भ्रम पैदा होता है। ग्रीनलैंड दक्षिण अमेरिका का केवल 1/10वां भाग है वास्तव में, ठीक है। ग्रीनलैंड इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन साउथ अमेरिका। और ये हमारे मानचित्र पर क्या दिखाई दे रहा है, मर्केटर मानचित्र पर बड़ा दिखाई दे रहा है भूमध्य दक्षिण अमेरिका से भी। ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो साउथ अमेरिका है ये तो यहां से इक्वेटर निकलती है, ठीक है। तो इसके तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अधिवर्धन बहुत कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये अपनी वास्तविक आकार से दक्षिण अमेरिका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जाता मर्केटर के ऊपर। लेकिन ये जो ग्रीनलैंड है, ये देखो, ये इसके बीच से निकलने वाले जो अक्षांश है वो 75 डिग्री है।
इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीनलैंड जो है वो भूमध्य रेखा से बहुत ज्यादा उत्तर में ध्रुव के पास के क्षेत्रों में है। इस पर जो एक्सेजरेशन होता है वो कई कई गुना होता है ना। और ग्रीनलैंड अपने वास्तविक आकार से बहुत बड़ा यहां प्रदर्शित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम अलास्का को देखते हैं इस मैप में, तो हमें जो है वो अलास्का यहां दिखाया हुआ नहीं है, इस तरफ का भाग है। ठीक है, हमें अलास्का को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के जितना बड़ा है ना, रेस्ट ऑफ द यूएसए, क्योंकि अलास्का भी तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही भाग है, उसी का एक प्रोविंस है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जितना बड़ा दिखता है, जबकि वास्तव में अलास्का जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो बाकी मुख्य भूमि का भाग है उसका केवल 1/5वां भाग है। ठीक है ना, मुख्य भूमि अलास्का के क्षेत्रफल से 5 गुना बड़ी है, लेकिन इस मर्केटर पर बने मानचित्र में अलास्का का क्षेत्र और बाकी जो यूएसए का क्षेत्र वो लगभग बराबर दिखाई देता है। अब देखो, यह प्रक्षेप 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश मानचित्रकारों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। क्यों? क्योंकि यूरोपीय क्षेत्र जहां पर छोटे छोटे देश पाए जाते हैं, इस मानचित्र पर उनको काफी बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया गया था, इसलिए उन लोगों ने खूब सराहा इसको। ठीक है ना, क्योंकि ब्रिटिश द्वीप अपने मूल आकार से बहुत बड़े दिखाई देते थे, तो उनको मानसिक संतुष्टि मिलती थी उससे, है ना। और जो हमारे मैकिंडर महोदय थे, है ना, मैकिंडर महोदय का जो हर्टेन सिद्धांत है वो तो पूरा मर्केटर के ऊपर ही ड्रॉ किया गया सिद्धांत है, और इसी कारण वो सिद्धांत कई प्रकार की भ्रांतियां भी पैदा करता है। अब देखो, उपयोग की बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और अक्सर इस एरिया से सवाल भी आते हैं। इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। क्यों काटती है, नहीं काटती, बताओ। ठीक है, और अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं पर स्केल एक्सेजरेट होते हैं, पैमानों में अधिवर्धन देखने को मिलता है और समान अनुपात में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि अधिवर्धन समान अनुपात में होगा, तो मुझे बताइए कि इसमें ऑर्थोमॉर्फिक प्रॉपर्टी या समाकृतिक का गुण होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। इसलिए इस प्रक्षेप पर खींची गई कोई भी सीधी रेखा, क्योंकि हमने क्या किया, अक्षांश और देशांतरों के ऊपर जो अशुद्धियां हैं उनके अनुपात को बिगड़ने नहीं दिया। अशुद्धियां एक ही दिशा में हैं, अक्षांश भी बढ़ रहे हैं, देशांतर भी बढ़ रहे हैं और सेम रेशियो में बढ़ रहे हैं, तो अशुद्धियां एक ही दिशा में हैं और समान अनुपात में है। इसलिए यदि कोई स्ट्रेट लाइन आप उसमें ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, खींची गई कोई भी सीधी रेखा सभी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के साथ नियत कोण बनाती है, कांस्टेंट एंगल बनाती है। ठीक है, और प्रक्षेप पर नियत कोण वाली रेखा का प्रतिनिधित्व करती है लाइन ऑफ कांस्टेंट बियरिंग। मैं आपको पहले वो दिखाता हूं और फिर आपको वापस इस स्लाइड पे लेके आऊंगा। ये देखो, आपने कोई भी लाइन खींची, कोई भी लाइन, ठीक है, आपने जैसे यहां पर ये लाइन खींची, ये देखिए, आपने कोई भी स्ट्रेट लाइन जो बनी हुई हम दूसरी बनाते हैं, आपने कोई भी स्ट्रेट लाइन खींची, कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये सारे के सारे जो हमारे अक्षांश है उनसे समान कोण बनाएगी, है ना। अक्षांश से क्या बनाएगी? समान कोण बनाएगी, और ये हमारे सारे देशांतरों से भी नियत कोण बनाएगी। ठीक है, देखो यहां पर ये दिखाई हुई है ए बी लाइन, इसे ही कहते हैं लॉक्सोड्रोम, इसे ही कहते हैं रंब लाइन, और इसे ही कहते हैं एक दिश नौपथ, है ना। ये देखो, ये सारे के सारे कोण जो हैं
ठीक है, ये सारे कोण ये बराबर है, ठीक है, एंड दैट इज नॉर्थ 35 डिग्री ईस्ट, सभी में कोण क्या है, बराबर है। इंटरसेक्ट्स ऑल मेरिडियंस एट सेम एंगल, ये सीधी रेखा सारे देशांतरों को समान कोण पर काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, इसे कहते हैं लोक्सोड्रोम या रंब लाइन। ठीक है, चलिए, ये गुण आपको सारे बेलनाकार प्रक्षेपों में नहीं मिलेगा, है ना। आगे दिए गए चित्र में ए बी नियत कोण वाली अर्थात लाइन ऑफ कांस्टेंट बियरिंग है, नियत कोण वाली रेखा है, अभी दिखाया मैंने आपको ए बी, है ना, मानचित्र में, क्योंकि ये सभी देशांतर रेखाओं को एक समान कोण पर प्रतिच्छेदित करती है और इसीलिए कहते हैं कि इसका कांस्टेंट एंगल जो है वो बना रहता है और इस उदाहरण में वो n 35 डिग्री ईस्ट है, सब जगह एक जैसा है। ठीक है, ऐसी रेखा जो नियत कोण रखती है उसे कहते हैं एक दिश नोपथ, है ना। क्या कहते हैं उसको, एक दिश नोपथ या रंब लाइन या लोक्सोड्रोम। क्लियर। देखिए अब डायग्राम में हम थोड़ी बहुत चीजें हैं उनको समझेंगे फिर आगे चलेंगे। ये मर्केटर प्रक्षेप पे बना हुआ वर्ल्ड मैप है, ठीक है ना। आप इसके अंदर जो इसका विस्तार है उसको देखिए, वो दिखाया गया है यहां पर, ये लगभग 80 डिग्री है ना, यहां पे कितना दिखाया गया है 80 डिग्री, और नीचे जो है वो लिया गया है लगभग 75 डिग्री। ये देखो 75 डिग्री वाला हिस्सा है यहाँ पे, है ना, ये लगभग 80 लिया गया। ठीक है, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। जो देशांतरीय विस्तार है वो पूरा 360 डिग्री दिखाया जाता है। ठीक है, अब इस प्रक्षेप पर हम थोड़ी देर रुकेंगे। यहां पर इसके अंदर आप देखिए, ये आपकी भूमध्य रेखा है। ये क्या है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, शुद्ध लंबाई की है। ठीक है, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, स्केल सेम। ये जो यहां पर दिखाया हुआ आपको, ये है स्केल ऑन ग्लोब, और ग्लोब पर जो स्केल होते हैं वो तो शुद्ध ही होते हैं, है ना। दीज आर स्केल ऑन ग्लोब। ठीक है, आप देख रहे हो कि जब आप 60 डिग्री का अक्षांश ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट हैविंग लेंथ ट्वाइस टू द एक्चुअल लेंथ, है ना। आप जब 60 डिग्री का अक्षांश बना रहे हो तो ये अपनी वास्तविक लंबाई का लगभग डबल बन रहा है मानचित्र पर। ग्लोब के ऊपर वो जितना लंबा है उससे 2 गुना बन रहा है मानचित्र के ऊपर, और 80 डिग्री वाला 6 गुना बढ़ रहा है। ये तो सिर्फ अक्षांश बढ़ रहा है, देशांतर भी बढ़ रहा है, इसलिए क्षेत्रफल जो होंगे उनमें जो बढ़ोतरी होगी वो तो कई गुना होगी। ठीक है, जैसा आपने पीछे स्लाइड में देखा भी था, है ना। यहां पर आप देखोगे कि क्या लिखा है, देखो, स्केल ट्वाइस दैट ऑफ इक्वेटर, है ना। यहां पर इक्वेटर की तुलना में जो आपका जो भूमध्य रेखा है उसकी तुलना में स्केल क्या है, डबल हो जाती है। ये देखो, स्केल इंटू 2, इतना अधिवर्धन हो जा रहा है। ठीक है, अब इस प्रक्षेप में जो क्षेत्र इस भूमध्य रेखा के आसपास है वो अपनी वास्तविक आकार के लगभग उतने ही बड़े बने हुए, मैंने आकार शब्द यूज किया है, साइज, ठीक है, जो लगभग एक्चुअल साइज के हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इससे दूर जा रहे हो, जो क्षेत्र हैं उनकी शेप तो कंजर्व है, उनकी आकृति तो मेंटेन्ड है, उसमें विकृति नहीं आ रही, लेकिन उनके साइज, उनके आकार बहुत बढ़ जा रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा विकृतियां देखने को मिल रही है। यही कारण है कि ग्रीनलैंड जो है वो अपने मूल आकार से मैनी टाइम्स बड़ा यहां दिखाया जाता है। क्लियर। अब देखो, जब हमें किन्हीं भी 2 स्थानों के बीच, आपने ये तो देख लिया
कि इसमें यदि आप कोई भी आप यदि स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, दैट इज रंब लाइन। ये एक दिश नौपथ है, ये लॉक्सोड्रोम कहलाती है, इसको रंब लाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन तमाम अक्षांशों और देशांतरों के साथ एक कांस्टेंट एंगल शो करती है। दिस इज अ लाइन ऑफ कांस्टेंट बियरिंग। क्लियर? अब देखो, जैसे मान लो आपको कोई दो स्थानों की यात्राएं करनी है। सपोज यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पोर्टलैंड टू कायरो, ठीक है? तो आपने इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाया, दैट इज कॉल्ड रंब लाइन। ये क्या है? लॉक्सोड्रोम या रंब लाइन है, ठीक है? बट वेन यू विल ट्रेवल, यू विल फॉलो दिस ग्रेट सर्किल। आप जब ट्रेवल करोगे तो आप इस ग्रेट सर्किल को फॉलो करोगे। क्लियर? अब देखो, क्योंकि इस प्रक्षेप में यदि आप भूमध्य रेखा के ऊपर ही दो स्थानों पे जा रहे हो तो आपको ग्रेट सर्किल की फॉलो करने की जरूरत नहीं। यू कैन फॉलो द स्ट्रेट लाइन। आप स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर सकते हो, वही न्यूनतम दूरी होगी। यदि आप किसी देशांतर के सहारे, मान लो दोनों पॉइंट आपके किसी एक ही देशांतर के ऊपर है, यू कैन फॉलो द स्ट्रेट लाइन। आपको कोई आपको ग्रेट सर्कल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ग्रेट सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप यदि देशांतरों के, ठीक देशांतरों के सहारे नहीं चल रहे हो, है ना, एक ही देशांतर के सहारे नहीं बढ़ रहे हो, या इक्वेटर के सहारे यात्रा नहीं कर रहे हो, तो आपको अनिवार्यतः है क्या करना पड़ेगा? आपको उन दोनों स्थानों को, जो आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, जहां से आप यात्रा शुरू करोगे, जहां आपका गंतव्य स्थान है, उन दोनों स्थानों को सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे और वो होगी आपकी रंब लाइन, ठीक है? दैट इज कॉल्ड लॉक्सोड्रोम, ठीक है? फिर आप क्या करोगे? इस पर एक ग्रेट सर्किल ड्रॉ करोगे, है? अब ये ग्रेट सर्किल जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ को बताता है। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि जब आप लघुकृत पृथ्वी के गोले को आप इस मर्केटर प्रक्षेप पे दिखा रहे हो, और यहां जिस तरह से मापनियों की अशुद्धियां देखने को मिल रही है, उसमें ये प्लेसेस जो है वो अपनी एक्चुअल लेंथ से काफी दूर हैं, जो स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखाए जा रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ठीक है? और आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्व्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा, और वो कर्व्ड पाथ जो है दैट इज ग्रेट सर्कल, है ना, वो वृत्त है, ठीक है? अब आप यदि इसका आप नाविक है मान लीजिए, और आप यदि इसके सहारे अपने जहाज को चला रहे हैं, है ना, आप चाहे पायलट हो सकते हैं, आप नाविक हो सकते हैं, उस केस में आपको लगातार आपके कंपास की बियरिंग चेंज करनी पड़ेगी, कंपास की दिशा चेंज करनी पड़ेगी, और वो एक बहुत ही टीडियस टास्क है। तो आप क्या करोगे? आप इसको मन चाही इच्छा में स्ट्रेट लाइंस के अंदर ब्रेक कर दोगे। ये देखो, ठीक है? फिर आपने इस स्ट्रेट लाइन को इधर बढ़ाया, तो आपने कुल कितनी स्ट्रेट लाइन खींची? 1 2 3 4 5। आपने ये 5 स्ट्रेट लाइन खींच ली। आप इन 5 स्ट्रेट लाइन के सहारे यात्रा करोगे। आपको हर एक स्ट्रेट लाइन पर डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो आपने यहां कंपास को फिक्स कर लिया। आप जब यहां पहुंचे इस पॉइंट पे जहां पर ये स्ट्रेट लाइन खत्म हो रही है, वहां आप कंपास को रीसेट करोगे। तो आपने पहली बार यहां रीसेट किया, दूसरी बार आप यहां रीसेट करोगे, तीसरी बार यहां रीसेट करोगे, चौथी बार यहां रीसेट करोगे, तो आप क्या करोगे? आप पोर्टलैंड से कायरो पहुंच जाओगे। मतलब आपको दिशा को केवल 4 बार ही फिक्स करना पड़ा। जब आपके ग्रेट सर्किल में ये स्ट्रेट लाइन आपने 5 ली, आप 6 भी ले सकते हो, आप 4 भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू।
है ना। ये बाध्यता नहीं है कि आप स्ट्रेट लाइन, आप इस ग्रेट सर्किल को 5 ही स्ट्रेट लाइंस के अंदर डिवाइड करोगे, ये बाध्यता नहीं है। क्लियर? ये जो स्ट्रेट लाइंस है इन्हें कहते हैं कोड्स, है ना, इन्हें कहते हैं CHORDS कोड्स, ठीक है। और इन्हें हिंदी में कहते हैं जीवा, हिंदी में कहते हैं इनको जीवा, ठीक है। इनके सहारे सारे हम क्या करेंगे, यात्रा करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं जो लिखा हुआ है उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, यहां यह ध्यान देने योग्य है कि अन्य बेलनाकार प्रक्षेपों में भी कोई भी सीधी रेखा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के साथ समान कोण बना सकती है, ठीक है। भाई हम ये कहें कि ये जो स्ट्रेट लाइन जिसको आपने रंब लाइन कहा, एक दिश नौपथ कहा, लॉक्सोड्रोम कहा, क्या हमें तो लगता है कि ये सारे बेलनाकार प्रक्षेपों में खींची जा सकती है। फिर हम मर्केटर को ही शुद्ध दिशा प्रक्षेप क्यों बोलते हैं, अभी आप उसको समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन यह एक दिश नौपथ नहीं होती। आप स्ट्रेट लाइन तो चाहे किसी भी बेलनाकार प्रक्षेप में खींच सकते हैं, लेकिन वो रंब लाइन नहीं होती है। अब रंब लाइन क्यों नहीं होती उसको आपको अगली स्लाइड का जो आरेख है वो आपको बता देगा, ठीक है। क्योंकि उन प्रक्षेपों में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहारे अधिवर्धन की दरें अलग अलग होती है, और अधिवर्धन की दरें अलग अलग होगी तो ट्रू डायरेक्शन प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती, लाइन ऑफ कांस्टेंट बेयरिंग बनेगी ही नहीं, ठीक है। मर्केटर में अक्षांशीय और देशांतरीय पैमानों का समायोजन पाया जाता है, क्योंकि वहां इस तरह से अक्षांश और देशांतरों में अधिवर्धन हो रहा है कि उनका रेशियो सेम रहता है, जो प्रक्षेप में नियत दिशा देने वाला प्रक्षेप बनाता है। ये देखिए, आप यहां पर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से ये बात समझ में आ गई, है ना। अब देखो मर्केटर के आकार, है ना, और दिशा में शुद्धता कैसे बनी रहती है ना। हाउ मर्केटर मेंटेन्स करेक्ट शेप एंड बियरिंग, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो बाकी जो प्रक्षेप हैं बेलनाकार प्रक्षेप, उनमें हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसे दिए गए चित्र से समझा जा सकता है। इसमें चित्र ए मर्केटर प्रक्षेप की स्थिति को दर्शाता है। यह हमारा चित्र ए है, ठीक है। मर्केटर प्रक्षेप की स्थिति को दिखाता है ना। मर्केटर प्रक्षेप में क्या होता है उसको दिखाता है। अब देखो यहां आयत ABCD की भुजाएं AB AD इस तरह से फैली हुई हैं कि AB' और AD' का अनुपात AB और AD के समान है। ये देखो, ये सबसे पहले आप एक आयत देखो, ये ABCD एक आयत है, क्लियर आयत है। अब इसकी 4 भुजाएं हैं, उसमें से देखो AB और AD, ये देखो ये AB और ये AD, ये 2 भुजाएं हैं। ध्यान रखना ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर की बात नहीं की हमने, है ना। ये रेक्टेंगल है। हमारे जो 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 सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस होते हैं ज्यादातर रेक्टेंगल शेप में होते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि ये AB और AD, है ना, AB और AD इस तरह से फैली हुई है कि A' B' ये दूरी, ठीक है, A' और B', ठीक है। और A और D' ये A हो गया और ये हो गया D', ये दूरी, ठीक। का अनुपात AB और CD के अनुपात के समान है। इसका मतलब आप यदि इन दोनों का अनुपात निकालोगे वही अनुपात इन दोनों का भी आएगा, और ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। रेशियो बदलेगा नहीं, अनुपात बदलेगा नहीं। अब जो नया आयत बना है वो क्या बना है, A B' C' और D'। ये देखो A B' C' और D', है ना। आयत को पूरा करने पर हम पाते हैं कि कोण ACAD, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है,
सी डैश ए डी डैश, सी डैश ए डी डैश बराबर, दोनों कोण सेम ही है। ए सी ए डी और सी डैश ए डी डैश, ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है, समान है। और सी डैश इसके विकर्ण ए सी पर स्थित है ना, ये जो विकर्ण है ए सी, यही आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार ए सी डैश की दिशा ए सी के समान होगी। इसका मतलब ए बी डैश सी डैश डी डैश की आकृति ए बी सी डी के समान होगी। ये वो प्रॉपर्टी है, ये केवल मर्केटर में देखने को मिलता है, बाकी बेलनाकार प्रक्षेपों में देखने को नहीं मिलता है। और यही कारण है कि मर्केटर समाकृतिक भी है, मर्केटर सदिश भी है। मर्केटर पे कोई भी स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो वो एक दिश नोपथ या रंब लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और चूंकि ये प्रॉपर्टी बाकी बेलनाकार प्रक्षेपों में नहीं होती, इसलिए वहां पर खींची गई कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो रंब लाइन नहीं होती। देखो बाकी में क्या होता है उसको आप यहां समझो। ये देखो, मान लीजिए कि जितना अधिवर्धन अक्षांश में हुआ, देशांतर में हमने कोई अधिवर्धन नहीं किया, तो ये हमारा शुरुआती रेक्टेंगल है ये हमारा शुरुआती रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ये देखो पिछले वाले में भी था ना, ये हमारा शुरुआती रेक्टेंगल है ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये हमारा शुरुआती रेक्टेंगल है। पिछली बार भी हमने एक रेक्टेंगल से शुरुआत की थी, ठीक है। अब देखो इसमें हमने देखा कि केवल बी शिफ्ट हो रहा है बी डैश पे, सी शिफ्ट हो रहा है सी डैश पे, मतलब इसमें केवल और केवल अक्षांशीय अधिवर्धन है, देशांतरी अधिवर्धन नहीं है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, ये जो हमारी दिशा थी ए सी, ठीक है, ये जो हमारी दिशा थी ए सी, और ये जो कोण बन रहा है सी ए डी, ठीक है, ये कोण जो है ये सी डैश ए डी इस कोण से डिफर कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन शुद्ध नहीं है। यहां कहने का मतलब यह है कि यदि प्रक्षेप में प्रत्येक बिंदु पर अक्षांश में होने वाला परिवर्तन अधिवर्धन है तो अधिवर्धन, यदि मान लो लघुकरण हुआ तो लघुकरण, अक्षांश में होने वाला परिवर्तन उसी अनुपात में देशांतर में होने वाले परिवर्तन के बराबर हो, है ना, उसी अनुपात में हो, तभी दिशा शुद्ध बनी रह सकती है। यदि ऐसा नहीं होगा, यहां पे हमने केवल अक्षांश में परिवर्तन किया, देशांतर में नहीं किया, तो दिशा या बियरिंग चेंज हो जाएगी, है ना। चित्र बी में आयत ए बी सी डी की भुजा ए बी को बी डैश तक बढ़ाया जाता है और भुजा ए डी को, है ना, ए डी को में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात केवल और केवल अक्षांश बढ़ा रहे हैं, अक्षांश में अधिवर्धन हो रहा है, देशांतर में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अर्थात इस आयत में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात समान नहीं है। क्या होगा परिणाम, डी ए सी, है ना, कोण और डी ए सी डैश कोण, है ना, ये बराबर नहीं होंगे। देखो यहां दिखाया ना, ये कोण क्या है, आपस में बराबर नहीं है। क्लियर। इस प्रकार एडी की लंबाई बढ़ाए बिना एबी की लंबाई बढ़ाने से एसी की दिशा ए सी डैश की दिशा के समान नहीं होगी, बदल जाएगी, अर्थात ना तो आकृति का गुण बना रहेगा और ना तो आकृति शुद्ध रहेगी, ना ही दिशा शुद्ध रहेगी। और यही कारण है कि मर्केटर के अलावा बाकी किसी भी दूसरे प्रक्षेप में ये दोनों प्रॉपर्टियां नहीं मिल रही। क्लियर। चलिए, मर्केटर प्रक्षेप के समाकृतिक गुण ने इसे समुद्र तथा हवा दोनों में नौ संचालन के लिए उपयोगी प्रक्षेप बना दिया, समाकृतिक भी और सदिश भी, है ना, दोनों गुण, ठीक है। यहां आप समाकृतिक के साथ में सदिश गुण जो है उसको भी याद रखिएगा।
नाविक या पायलट को बस अपने चार्ट पर दिशाएं अंकित करनी है, बस डायरेक्शन अंकित करनी है, ताकि मार्ग का पता लगाया जा सके तथा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए इस मार्ग का अनुसरण किया जा सके। तो वैसे तो खाली रंब लाइन खींच दो और उसके साथ साथ चलते रहो, लेकिन मर्केटर पे खींची गई एक और समस्या ये आती है कि मर्केटर पे जो रंब लाइन खींची जाती है वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता, इसलिए ग्रेट सर्किल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो, चूंकि दो बिंदुओं के बीच कोई भी सीधी रेखा एक नियत दिशा की रेखा है ना, ए लाइन ऑफ कांस्टेंट बियरिंग या एक दिश नौपथ कहलाती है, इसलिए उसे बस अपने शुरुआती बिंदुओं को अपने गंतव्य स्थान से मिलाना होता है, और जैसे ही वो मिलाएगा तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और वो ट्रू डायरेक्शन शो करेगी। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, हालांकि नौ संचालन के उद्देश्यों हेतु मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग करने में कठिनाई है, और अब हम उस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या करेंगे उसको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, नौ संचालन में हमेशा सबसे छोटे मार्ग के साथ यात्रा करना जो है सबसे डिजायरेबल होता है। हम चाहते हैं कि शॉर्टेस्ट रूट का फॉलो करें ताकि टाइम और एनर्जी दोनों बचाई जा सके। ठीक है, जो एक वृहत वृत्त द्वारा प्रदान किया जाता है, हमें रंब मर्केटर पर खींची गई रंब लाइन हमें शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देती। ठीक है, एक्सेप्ट ऑन इक्वेटर एंड ऑन अ सिंगल मेरिडियन। किसी एक ही देशांतर पर बात है तो अलग बात है, केवल इक्वेटर पे ही दोनों स्थान है ना, जहां जाना है और जहां से यात्रा शुरू करनी है तो अलग बात है। अदरवाइज वी नीड टू फॉलो ग्रेट सर्किल, हमें वृहत वृत्त का अनुसरण करना होता है। ठीक है, एक वृहत वृत्त ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करता है और इसका केंद्र ग्लोब के केंद्र पर स्थित होता है। कोई भी वृहत वृत्त, हमारी भूमध्य रेखा एक वृहत वृत्त है ना। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताता हूं ताकि ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे देखो, हम यदि कोई भी वृहत वृत्त बना रहे हैं, देखो तो वृहत वृत्त का केंद्र और हमारे ग्लोब का केंद्र समान है। ठीक है, अब ये कोई भी देशांतर भी हो सकता है, कोई भी दो देशांतरों के द्वारा बनाया गया जो वृत्त है वो भी ग्रेट सर्कल जैसा होता है। पर इनके अलावा, भूमध्य रेखा और देशांतरों के द्वारा बनाए गए ग्रेट सर्कल के अलावा कोई भी अक्षांश ऐसा नहीं है, कोई भी अक्षांश जो ये प्रॉपर्टी दिखाता हो। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रेट सर्कल बनाते हो और जिसका केंद्र पृथ्वी के केंद्र से के साथ ओवरलैप होता है, वो क्या करता है पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, लेकिन यदि आप इसके अलावा कोई भी दूसरा अक्षांश लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ग्रेट सर्कल से छोटा होगा और वो पृथ्वी को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, दिस इज द रीजन वी नीड टू फॉलो ओनली ग्रेट सर्किल, हम केवल ग्रेट सर्किल का ही अनुसरण करेंगे। एक वृहत वृत्त ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करता है ना। कोई भी ग्रेट सर्कल होगा वो क्या करेगा, ग्लोब को डिवाइड करेगा टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, और इसका केंद्र ग्लोब के केंद्र पर होता है, स्थित होता है। भूमध्य रेखा और सभी देशांतर रेखाएं वृहत वृत्त हैं। कोई भी वृत्त जो ग्लोब को दो असमान भागों में विभाजित करता है वह केवल एक छोटा वृत्त होता है, और वो छोटा वृत्त जो है वो भूमध्य रेखा के अलावा कोई भी अक्षांश हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखो, एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर यह भी है कि मर्केटर के प्रक्षेप की स्थिति ज्यामिति के सामान्य नियम जो होते हैं ना उसके विपरीत है, और यही कारण है कि हमें यहां ये थोड़े से क्या करने पड़ रहे हैं, बदलाव करके यात्रा की दिशा तय करनी पड़ रही है। ठीक है, यहां सबसे छोटी दूरियों को दर्शाने वाले बड़े वृत्त, ठीक है, घुमावदार रेखाएं हैं। सबसे छोटा मार्ग जो है वो स्ट्रेट लाइन या रंब लाइन के द्वारा नहीं दर्शाया जाता। सबसे छोटा मार्ग दिखाया जा रहा है ग्रेट सर्कल के द्वारा, कर्व्ड पाथ के द्वारा, घुमावदार मार्ग के द्वारा।
जबकि लंबी दूरी दर्शाने वाली एक दिश नौपथ सीधी रेखाएं के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होकर भी आभास होता है कि न्यूनतम दूरी वही दिखा रही होंगी, लेकिन वास्तव में स्ट्रेट लाइंस के सहारे दूरी न्यूनतम नहीं होती, ग्रेट सर्कल के सहारे दूरी न्यूनतम होती है। ये बात मैंने आपको इसी लेक्चर में पीछे भी बताई थी। समय और ऊर्जा बचाने के लिए जहाज बड़े वृत्त के साथ चलते हैं। इस प्रक्रिया में उनको क्या करना पड़ेगा? यदि वो कर्व्ड पाथ को फॉलो करेंगे तो लगातार दिशा बदलनी होगी और ये काम बहुत ज्यादा पेचीदा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करना है? हमें उस ग्रेट सर्किल को कई स्ट्रेट लाइंस में डिवाइड कर लेना है। वो जो स्ट्रेट लाइंस होंगी वो कहलाती हैं कोड्स या जीवाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस प्रक्रिया से बचने के लिए क्या करेंगे? वृहत वृत्त को कई सीधे खंडों में बांट लेंगे। और इन सीधे खंडों को क्या कहते हैं? हम इन सीधे खंडों को हम क्या कहते हैं? जीवा या कोड्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसे हमने पीछे मानचित्र में देखा, आगे भी वो सेम मानचित्र दोबारा दिखाया गया है ताकि हम उसको कोऑर्डिनेट कर पाए, है ना। पोर्टलैंड को कायरो से जोड़ने वाले वृहत वृत्त को कई सीधे खंडों में विभाजित किया गया है ना। कौन? जो पोर्टलैंड को कायरो से जोड़ रहा है, जिसमें प्रत्येक खंड की दिशा सही है ना। आप उसमें जैसे मान लो आपने पोर्टलैंड से कायरो वाले जो मार्ग है, जो ग्रेट सर्कल है, उसको भी मैंने चित्र में दिखाया कि आपने 5 स्ट्रेट लाइंस में काटा, है ना, बांटा उसको, और हर एक स्ट्रेट लाइन के सहारे डायरेक्शन बिल्कुल सही है। क्लियर? तो आपको बार बार दिशा जो है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, जिसमें प्रत्येक खंड की दिशा सही है। इस प्रकार पोर्टलैंड से कायरो जाते समय नाविक इन 5 सीधी रेखाओं के साथ चलेगा। ठीक है ना, वो इन 5 कोड्स को फॉलो करेगा, जीवाओं को फॉलो करेगा। क्लियर? ठीक है, उसे केवल 4 बार दिशा बदलनी पड़ेगी। अभी मैंने दिखाया भी था वो पॉइंट्स जहां पर वो जीवाएं आपस में मिलती हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स जहां पर जीवाएं आपस में मिलती है, केवल वहां दिशा बदलनी होगी। तो 4 बार उसको दिशा बदलनी होगी, और इस तरह व्यक्ति वृहत वृत्त जो है द्वारा प्रदान किए गए लगभग सबसे छोटे मार्ग से आगे बढ़ता है, और नियमित रूप से दिशा बदलने की समस्या से भी उसको काफी हद तक मुक्ति मिल जाती है। क्लियर? ये देखिए, अभी हमने देखा भी था, आप इस डायग्राम में दोबारा देख सकते हैं, सेम डायग्राम है ना। वही मर्केटर प्रक्षेप बना हुआ वर्ल्ड मैप है। यहां पर इसमें पोर्टलैंड है ना, और हम क्या कर रहे हैं? पोर्टलैंड से कहां जा रहे हैं? हम पोर्टलैंड से ग्रेट सर्किल को फॉलो करते हुए हम कहां जा रहे हैं? हम पोर्टलैंड से कायरो जा रहे हैं। और यहां पर देखिए, इसने ये जो डिवीजन किए हैं, ये कोड्स हैं, 5 डिवीजन किए हैं, ये जीवाएं हैं। ठीक है, 5 जीवाएं खींची है, और ये जो है ये कायरो से पोर्टलैंड की स्ट्रेट लाइन है, ये रंब लाइन या लॉक्सोड्रोम को बताती है ना। शॉर्टेस्ट पाथ ये दिखने में लगता है, पर ये नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ इस ग्रेट सर्किल के सहारे हमें देखने को मिलता है, और जैसे ही वो एक जीवा पर चलता है तो उसे एक बार दिशा फिक्स कर ली तो वो उस जीवा के सहारे सारे आगे बढ़ता रहेगा, उस कोड के सहारे आगे आगे बढ़ता रहेगा। उसे दिशा चेंज करनी पड़ेगी, यहां 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 और यहां, इस तरह 4 जगह वो दिशा चेंज करेगा तो वो पोर्टलैंड से कायरो पहुंच जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये शायद समझ में आ गया होगा। अब देखो, क्योंकि मर्केटर प्रक्षेप पर दिशाएं शुद्ध हैं, ट्रू डायरेक्शन प्रोजेक्शन है ये, इसलिए इसका उपयोग समुद्री धाराओं, सममान रेखाओं, आइसोलाइंस है ना, वो आइसोबार हो सकते हैं, आइसोथर्म्स हो सकती है, आइसोहाइट हो सकती है, कोई कई तरह की हो सकती है। ठीक है, समवर्षा रेखाएं हो सकती हैं, पवन प्रणालियों और दिशा आदि को दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। हम सड़कों, रेलों आदि के मार्ग भी इस पर आराम से दिखा सकते हैं मर्केटर के ऊपर। उष्ण कटिबंधीय भूमि के सामान्य मानचित्र बनाने के लिए भी ये अच्छा है। क्यों?
क्योंकि उष्ण कटिबंधीय पेटी भूमध्य रेखा के आसपास है। तो भूमध्य रेखा के आसपास इसमें जो आकृतियां हैं वो तो पूरे प्रक्षेप में शुद्ध है, दिशा पूरे प्रक्षेप में शुद्ध है। उष्ण कटिबंधीय भाग में आकार अर्थात साइज वो भी ज्यादा बिगड़ी नहीं है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय भागों के सामान्य मानचित्र बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रक्षेप है ये। कई एटलस में इस प्रक्षेप का उपयोग विश्व राजनीतिक मानचित्र बनाने के लिए भी किया जाता है। यूरोपियंस तो अक्सर ऐसा करते हैं ताकि उनके क्षेत्रों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके। ठीक है, यूरोप के जो छोटे देश हैं वो इसमें काफी बड़े दिखाई देते हैं। तो इस तरह मर्केटर जो प्रक्षेप है वो हमारा कंप्लीट होता है। ये बेलनाकार प्रक्षेपों की श्रेणी में या पूरे प्रक्षेपों में ये एक बहुत ही पसंदीदा प्रक्षेप है एग्जामिनर्स का। अक्सर हमें सवाल इस एरिया से मिलते हैं, तो शायद ये आज का लेक्चर आप लोगों के काम आए। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक और धैर्य के साथ सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।